हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। दोस्तों आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जहां हम देख रहे थे अपने कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। इस सीरीज में देखिए अभी आज का जो हमारा नया सब्जेक्ट है वो है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे। और देखिए लोगों को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से डर लगता है, लेकिन मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसको मैं आपको बहुत ईजी वे में और आपका डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है हमारा सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर। एक हमारे पास सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर है, इज फेड फ्रॉम 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई विथ एंड ट्रिगर एट अ फायरिंग एंगल अल्फा। जो हमारा अल्फा है मतलब फायरिंग एंगल जहाँ पर ट्रिगर हम इसको दे रहे हैं, गेट बस दे रहे हैं, वो है आपका अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर। अज्यूम करना है हमारा कंटिन्यूस कंडक्शन है इनटू अ हाईली इंडक्टिव आर एल लोड। हमारा आर एल लोड है और हाईली इंडक्टिव मतलब एल की वैल्यू इंडक्टेंस की वैल्यू हाई है, तो उस टाइम बतानी है हमें एवरेज पावर आउटपुट कितनी होगी, ठीक है। हमें यहाँ पर एवरेज पावर आउटपुट बतानी कितनी होगी। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको आपको डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के आपको आंसर भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि आपका फुल वेव आपका कन्वर्टर वो आपका कैसे होता है और इसमें कैसे हम इसको निकालते हैं। तो देखिए अगर हम देखेंगे फुल वेव जो हमारा कन्वर्टर होता है, इसमें हमारे लगते हैं 4 थायरिस्टर, ठीक है। और ये हमारा फुल साइकिल मतलब जो हमारी साइनसोइडल साइकिल है उसके फुल वेव मतलब पॉजिटिव में भी और आपका नेगेटिव साइकिल में भी आपका वर्क करता है। अगर मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बनाऊँ, डायग्राम थोड़ा मेरे से ऐसे बनता है लेकिन कोई बात नहीं। देखिए ये हमारा थायरिस्टर है, एक और थायरिस्टर है, आपको लग रहा है डायोड है, अभी मैं इसमें ये लगाऊंगा गेट पल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको डायग्राम बना रहा हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आप आजकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी आपका पॉपुलर ब्रांच है और आपको इसके बारे में आइडिया भी होना चाहिए। और ये हमारा लोड लगा है, ठीक है, ये है हमारा लोड। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमारा है ये थायरिस्टर T1 ले दिया, देन ये एक साथ जो ऑन होंगे ये थायरिस्टर T2 है, देन ये वाला हमारा थायरिस्टर T3 और ये T4, ये इनका नेम होता है। देन यहाँ पर से हम लोग क्या देंगे, इसमें यहाँ पर से देंगे हम लोग इसकी सप्लाई, ठीक है। सप्लाई मान लेते हैं ये है हमारी, एक यहाँ कनेक्ट करा और एक ये वाले कनेक्ट करते हैं इधर आगे वाले में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एसी सप्लाई है, तो एक बार यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, देन यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो ये VS लिख दिया मैंने प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो करंट आएगी वो आएगी सप्लाई करंट इसके थ्रू। तो यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर से हमारा जो फुल कन्वर्टर होता है, फुल कन्वर्टर में जो मैंने डायग्राम दिखा रखा है, एक्सप्लेन भी करते हैं। फुल कन्वर्टर में हमारे पास 4 लगे रहते हैं थायरिस्टर, 4 थायरिस्टर का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, T1 T2 T3 T4, ठीक है। ये आपके यहाँ पर एंटी पैरेलल पेयर होता है, जैसे आपका T1 और T2 एक साथ ऑन होगा, जैसे ये वाला ऐसे कंप्लीट करके देन ये ऐसे हमारे ये पूरा होगा, देन ये सेकंड वाला जब नेगेटिव साइकिल आएगी देन T3 और T4। तो यहाँ पर जो पेयर बनता है वो थायरिस्टर T1 T2 और आपका T3 T4, ये हमारे इसका पेयर आपका बनता है, जहाँ पर आपका पॉजिटिव साइकिल में आपका T1 और T2, देखिए पॉजिटिव साइकिल में आपका T1 T2 कंडक्ट करेगा और आपका नेगेटिव साइकिल में आपका T3 T4 कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो हमारे पूरे एक साइकिल पर आपका दोनों हाफ मतलब पॉजिटिव हाफ और आपका नेगेटिव हाफ में आपका कंडक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और आपका इसमें जो लोड आता है वो आपका सेम डायरेक्शन में करंट देता है। अगर मैं इसकी आपको डायग्राम दिखाऊँ वेव फॉर्म वाला, देखिए यहाँ पर सिंपल दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले वाले को लेता हूँ, जो माना इसकी जो हमारी रियल वाली सप्लाई है, मैंने VS की वैल्यू क्या है वो आएगी साइनसोइडल सप्लाई, इस टाइप से हमारी VS की वैल्यू आएगी साइन वेव, ठीक है। ये हमारी साइन वेव है। देखिए तो यहाँ पर क्या क्या होगा, हमारा जो आपका ट्रिगर हो रहा है, माना ये आपका एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है ये है आपका 30 डिग्री यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये आपका 30 डिग्री में आपका होगा ट्रिगर, यहाँ पर भी देखिए ये आपका 30 डिग्री होगा, देन ऐसे सोन आगे करके जाएगा। तो ये क्या है अल्फा की वैल्यू, जहाँ पर आपका ट्रिगरिंग एंगल अल्फा है, एक मिनट, ट्रिगरिंग एंगल जहाँ पर अल्फा है वहाँ पर ये आपका यूज़ होगा, ये हमारा अल्फा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा डायग्राम बनेगा, डायग्राम किस टाइप से बनेगा इसको मोटे में दिखा रहा हूँ थोड़ा बोल्ट में। तो देखिए यहाँ पर हमारा देखिए पहले आपका अल्फा से पहले हमारी रहेगी वेव फॉर्म 0, देन अल्फा में आपकी ट्रिगर होगी और आपका सप्लाई को आपको फॉलो करेगी, ठीक है। ये इस टाइप से हमारी वेव फॉर्म जाएगी। RL लोड है तो आपका नेगेटिव साइकिल में भी यहाँ पर अल्फा तक का ये आपका कंडक्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ पर से वापस आपकी क्या हो जाएगी, ये साइकिल पॉजिटिव में चली जाएगी, क्योंकि आपका नेगेटिव वाला यहाँ पर पॉजिटिव में सप्लाई करेगा।
तो ये साइकिल आपकी स्टेप से आएगी, ठीक है, ये देन ये, ठीक है। जो थोड़ा आपका डायग्राम ऐसे बनना है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। जो रेड से बना रखा है मैंने, ये जो आपका रेड से है, ये हमारी रेड से क्या है, ये हमारी यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट, विच इज़ आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर ब्लू से बनाया था, जो हमारा ब्लू से था आपका वी एस सप्लाई वोल्टेज, और आपका वी नॉट क्या था, ये था हमारी आउटपुट वोल्टेज। बाकी ये आपका पाई है, ये आपका 2 पाई है, 3 पाई और सो ऑन, ठीक है। ऐसे हमारी वेव फॉर्म कंटिन्यू होगी। ये आपका 0 डिग्री है। तो यहाँ पर यही हमारा मेन था, यहाँ पर वेव फॉर्म देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में वेव फॉर्म हमारी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर क्या था, मैंने आपको डायग्राम दिखाया, यहाँ पर आपके T1 और T2 एक साथ ऑन होंगे। देखिए वो कैसे होंगे, मैं दिखा भी देता हूँ। जब हमारी पॉजिटिव सप्लाई आएगी, देखिए पॉजिटिव सप्लाई से करंट यहाँ से फ्लो होगा, देखिए ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा इसके लिए, ये आपके T1 से होते हुए, देखिए T3 ऑफ है यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब ऐसा साइन मतलब ऑफ है, तो करंट ऐसे आगे जाएगा, ठीक है, ऐसे करके देखिए यहाँ पर से T2 से होते हुए अपना पाथ कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये इसका पहला आपका पाथ हो गया। सेकंड पाथ में जब आपका ये VS वाले के थ्रू जाएगा, तो VS के थ्रू नेगेटिव सप्लाई में VS ये हो जाएगा प्लस वाला, देन ये ऑन होते हुए ये ऐसे, देन अपना रास्ता यहाँ पर कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो T3 T4 यहाँ पर ऑन हो जाएंगे नेगेटिव में, पॉजिटिव में ये यहाँ पर स्टेप से ऑन होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया गया था, हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना था, एवरेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी, हमें यहाँ पर ये बताना था, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमारा इस केस में क्या होता है, वो हमारा फॉर्मूला होता है आपका, लिख देता हूँ आपका, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, जिसको हम लिखते हैं वी नॉट से, वेव फॉर्म बना रखी है मैंने ऊपर रेड से। तो वी नॉट की जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2 टाइम्स ऑफ VM मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन पाई इंटू हमारा क्या होता है कॉस एल्फा। एल्फा क्या है आपका, ट्रिगरिंग एंगल। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, ये आप यहाँ पर याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसकी हमारी फॉर्मूला है और इसकी वैल्यू यहाँ पर ये होती है, ठीक है। मतलब फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो आपको ये कैसे आता है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो फॉर्मूला आता है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, वी नॉट आउटपुट वोल्टेज होता है हमारा VM अपॉन पाई मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन पाई, फिर हम यहाँ पर करते हैं कॉस एल्फा माइनस कॉस पाई प्लस एल्फा, ठीक है, जितने एंगल तक का कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए कंडक्ट कहाँ से कर रहा है, आपका एल्फा से स्टार्ट हुआ, और ये वाला तो एंगल हो गया पाई, देन ये वाला क्या होगा, ये हो गया आपका पाई प्लस एल्फा, यहाँ तक का कंडक्ट कर रहा है। तो एक साइकिल जितने में कंडक्ट कर रहा है उसका हम लोग यहाँ पर टाइम आपका इंटीग्रेट करके हम लोग वी नॉट की वैल्यू निकालते हैं, जो आपका अल्टीमेटली आती है ये, विच इज़ 2 VM अपॉन पाई, ठीक है। और आपको पता होगा कि यहाँ पर RMS वैल्यू क्या होती है, VRMS, ठीक है। RMS वैल्यू होती है हमारी मैक्सिमम बाई √2। तो देखिए यहाँ पर क्या निकालना था, हमें मैक्सिमम निकालना है VM, तो VM की वैल्यू क्या हो जाएगी, VM इज इक्वल टू VRMS इंटू √2, ठीक है। ये हमारी वैल्यू होगी यहाँ पर। तो बस इसको अब यहाँ पर हम सिंपल वे में सॉल्व करेंगे और हम इजीली आंसर निकाल देंगे। देखिए कैसे, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, देखिए जो हमें यहाँ पर दिया होता है, ये वाली है हमारी वैल्यू किसकी, RMS वैल्यू, जो हमारी गिवन वैल्यू है 230 वोल्ट, ये है RMS वैल्यू। इसको हम लोग किस में निकालेंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे आपका मैक्सिमम में। ये तो VM क्या हो जाएगा, VM इज इक्वल टू VRMS की वैल्यू थी आपकी 230 वोल्ट, और आपका √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो 230 इंटू 1.414, एक मिनट कैलकुलेट कर दीजिए, 230 इंटू 1.414, तो यह आ जाएगा आपका 325.27 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई आपकी VM की। अब इस फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं वी नॉट में निकालने के लिए, और ईजिली यहाँ पर आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ VM कितना है, VM इज इक्वल टू 325.27 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। यहाँ पर पाई की वैल्यू आप 3.14 रखें, इंटू कॉस एल्फा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे कॉस 30 की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा कितना आएगा, तो ये हमारा आएगा यहाँ से, अगर हम इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है आपका 207.07, और कॉस 30 की वैल्यू होती है आपकी 0.866 विच इज़ √3/2। तो ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली आएगा 179.3 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आ गई हमारी 179.3 वोल्ट। आंसर नंबर ए, देखिए बिल्कुल ठीक है, 179.3 वोल्ट। बस मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है कि आपका ये फुल वेव आपका सिंगल फेस फुल कंट्रोल आपका ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है,
ये मैंने यहाँ पर बताया। देन इसके बाद यहाँ पर इसकी वेव फॉर्म दिखाइए। आप नीचे तो खाली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेन आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पर से वी नॉट का, देन आपने यहाँ पर आंसर निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है। आपने याद करना है यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला विच इज़ वी नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी एम अपॉन पाई इंटू कॉस ऑफ एल्फा, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर वैल्यू होती है। ये हमारा आपका सिंगल फेस फुल कन्वर्टर ब्रिज टाइप के कन्वर्टर के लिए जो आपका डीसी आउटपुट वोल्टेज हम लोग जब निकालते हैं, जब आपका हाईली इंडक्टिव लोड है कंटिन्यूस कंडक्शन के टाइम में, तब हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बस ये फॉर्मूला याद करना है। तो ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी आपको पता है ये आपके एम की वैल्यू में मतलब मैक्सिमम वोल्टेज कैसे निकलते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज इज इक्वल टू √2 इंटू RMS वोल्टेज, ठीक है, सप्लाई RMS, ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है हमारा सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल कन्वर्टर। देखिए हमारे पास सिंगल फेज है और आपका हाफ वेव कंट्रोल है, वो आपका फुल वेव था, ये आपका हाफ वेव कंट्रोल है। इसमें दिया है आपका कन्वर्टर विथ RL लोड, हमें RL लोड दिया है एंड फ्री व्हीलिंग डायोड, यहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड भी दिया है। इस ट्रिगर एट अ फायरिंग एंगल ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 40 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 40 डिग्री में आपका ट्रिगर हो रहा है। तो बताने की एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज गिवन बाई, मतलब एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला बताना है जब हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड लगा हो वो क्या होगा। पहला दिया आपका Vm अपॉन 2 पाई, ठीक है, और आपका Vn अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस एल्फा। सेकेंड दिया है आपका Vm अपॉन पाई कॉस एल्फा। थर्ड दिया है यहाँ पर हमें आपका 2 Vm अपॉन पाई और आपका D, ये D यहाँ कैसे आ गया, ये D यहाँ पर नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पर D ये है, ठीक है। Vm अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस एल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए हमारा यहाँ पर हमारा लगा है आपका सिंगल फेज हाफ वेव आपका कन्वर्टर। अगर आपने सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर का फॉलो आपका डायग्राम देखा होगा तो वो कुछ इस टाइप का होता है कि उसमें आपका एक ही हमारा थैरिस्टर लगा होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाऊँ तो इसमें क्या होगा, ये हमारी सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई VS है। यहाँ पर हमारा थायरिस्टर सिर्फ एक लगा रहता है, ये हमारा है थायरिस्टर T, ठीक है। देन यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा लोड ले लीजिए। यहाँ पर लोड कौन सा हमारा RL लोड है ये। तो ये हमारा होता है वो सिंगल फेज आपका हाफ वेव कंट्रोल्ड आपके कन्वर्टर का डायग्राम। तो यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज है VS क्या होती है आपके RMS निकालेंगे, अगर हम सप्लाई के RMS निकालेंगे तो वो जाएगा आपका Vm/√2, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसकी आपको डायग्राम दिखाऊँ तो इसकी अगर वेव फॉर्म दिखाऊँ तो हम यहाँ पर वेव फॉर्म यहीं पर दिखाता हूँ, सिंपल से आउटपुट वेव फॉर्म में दिखाता हूँ। क्योंकि देखिए आपका एक थैरिस्टर लगा है तो आपका ये सिर्फ आपका एक साइकिल के अंदर ही कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो सीधे आउटपुट वेव फॉर्म दिखा रहा हूँ। तो हमारी किस स्टेप से बनेगी, देखिए हमारी जो आपके रियल वेव फॉर्म है सप्लाई की वेव फॉर्म, वो हमारी कैसी होगी, मैं डॉटर से दिखाता हूँ। ये आपकी सप्लाई वेव फॉर्म है ये, ठीक है, सप्लाई वेव फॉर्म है हमारी स्टेप से, ये डॉटेड ब्लैक डॉट से है, ये हमारी सप्लाई वेव फॉर्म है। अब जो मैं आपको यहाँ पर से इसमें ब्लू से आपको ग्रीन से दिखाता हूँ, ये हमारी होगी आपकी आउटपुट वेव फॉर्म। देखिए यहाँ पर कोई एक एंगल है अल्फा, इसके बाद ये कंडक्ट करेगी, ठीक है। अल्फा इस क्वेश्चन में 40 डिग्री है, मानो कोई आपका ट्रिगरिंग एंगल है अल्फा, इसके बाद ये कंडक्ट करेगी ये, ठीक है। और यहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड है, फ्री व्हीलिंग डायोड क्या करता है, आपका नेगेटिव में नहीं जाने देगा। और आपकी यहाँ पर आपका सिंगल थ्रेशर लगा है तो एक ही साइकिल पॉजिटिव साइकिल में यहाँ पर कंडक्ट करेगा, नेगेटिव साइकिल के लिए क्या हो जाएगा 0 ये। तो ये इसकी आउटपुट वेव फॉर्म आएगी। थोड़ा बोल्ड से दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो इसकी साइकिल आ रही है ये स्टेप से जाएगी साइकिल, ठीक है। ये हमारे इसकी आउटपुट वोल्टेज की साइकिल होगी, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा इसमें आपका हाफ वेव वाले में था, ठीक है। तो देखिए इसको मैं आपको अब दिखाता हूँ कि इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एक मिनट थोड़ा इसको छोटा करने दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हाफ वेव कन्वर्टर में हम लोग एक थ्रेशर का यूज़ करते हैं जो आपका पूरे ब्रिज का यूज़ करता है। और यहाँ पर कंडक्शन एंगल कितना होता है, देखिए यहाँ पर 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ और आपका ये पाई विच इज़ कितना होगा आपका 0 से आपका 180 डिग्री कब करेगा, ये आइडल केस में जब आपका डायोड होगा। लेकिन SCR है तो उसमें आपका कंडक्टिंग एंगल होता है, तो कहाँ से करेगा, अल्फा जहाँ पर से ट्रिगर हुआ उसके बाद से अल्फा टू 180 डिग्री आपका कंडक्ट करेगा ये, ठीक है। तो सिर्फ आपका पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट करता है। और आपका इसके बाद जो नेगेटिव हाफ आता है, ये आपका नेगेटिव हाफ में क्या होगा, नेगेटिव हाफ था ना, ठीक है। तो हमारी जो नेगेटिव हाफ सप्लाई आएगी, जब नेगेटिव हाफ सप्लाई आएगी तो यहाँ पर ये कंडक्ट नहीं करेगा थ्रेशर, तब कौन कंडक्ट करता है, हमारा करता है फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ पर हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाता है, जिसके कारण ये आपका फॉरवर्ड बायस होने से आपको ऑन
हो जाता है और सोर्स को आपका यहाँ पर से डिस्कनेक्ट कर देता है लोड से। ठीक है, मतलब आपको दिखाऊँ तो अगर ये आपका ये डायोड ऐसे लगा रहेगा, एफडी लिखता हूँ फ्री व्हीलिंग डायोड ये। ठीक है, तो नेगेटिव साइकिल के टाइम में जब यहाँ से आपका करंट फ्लो कराएगा और ऐसे आपका फ्लो करा देगा इस टाइम से ये। ठीक है, ये आपका नेगेटिव साइकिल में ऐसे फ्लो कराता है। तो इससे क्या होता है, हम लोग जब इसका यूज़ करते हैं तो यहाँ पर से जो हमारा आउटपुट आता है वो सिर्फ अल्फा से पाई तक की हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल में आता है, ये वाले पार्ट में हमारा आउटपुट आता है। इसके बाद ये आपका आउटपुट जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने फ्री व्हीलिंग डायोड को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला मैं चलो अगले पेज में लिखता हूँ। जो हम यहाँ पर से आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं इस केस में, जब हमारा क्या लगा हो, सिंगल फेज हो, आपका सिंगल फेज हाफ वेव हो, और यहाँ पर आपका फ्री व्हीलिंग डायोड जब कंडक्ट कर रहा है आरएल लोड पर, तो आउटपुट वोल्टेज जो आती है हमारी विच इज़ इक्वल टू वी नॉट, यहाँ पर क्या होगी वी एम, वहाँ पर पाई था, यहाँ पर 2 पाई हो जाएगा, वी एम अपॉन 2 पाई, और हो जाता है आपका 1 प्लस कॉस एल्फा। ये आपका सेमी कन्वर्टर के लिए भी यही फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस एल्फा, 2 की लिखा मैंने, 1 प्लस कॉस एल्फा। ठीक है, ये इसका हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिएगा आउटपुट वोल्टेज का। किस केस में हमारे आउटपुट वोल्टेज का है आपका सिंगल फेज आपका हाफ वेव कन्वर्टर पर। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर देखना है इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो बस इंपॉर्टेंट इसमें यही है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, वी एम अपॉन 2 पाई, वी एम अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस एल्फा, आंसर नंबर ए। ठीक है, वी एम अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस एल्फा, आंसर नंबर ए इसका सही होगा। तो बस इसमें ये याद करना है कि आपने जो वी नॉट की वैल्यू है ये आपका इस केस में ये आती है। ठीक है, बाकी जब आपका फ्री व्हीलिंग डायोड है इसका हम लोग यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो कभी भी नेगेटिव ना जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइकिल में ऐसा आपका सोर्स को लोड से आपका डिस्कनेक्ट कर देता है। और इसका हम लोग यूज़ कब करते हैं, ताकि हमारा जो आपका ये आपका इंप्रूव कर देगा आउटपुट वोल्टेज को। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज को इंप्रूव करने मतलब पावर फैक्टर को इंप्रूव करने पर, सोर्स का पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं यहाँ पर जो आपका है फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्टेप डाउन, जिसको आप बक कन्वर्टर बोलते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर सप्लाइड फ्रॉम 100 वोल्ट डीसी, द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, हमें जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी दी है वो दी है आपकी एफएस की वैल्यू 1 किलो हर्ट्ज दी है, एंड ड्यूटी साइकिल डी की वैल्यू है, या अल्फा बोलता हूँ मैं इसको, वो 0.6 है। तो बोला कि आपकी एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगी। देखिए हमारा जो क्या होता है, चॉपर होता है, चॉपर हमारा फिक्स डीसी को आपका वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करने का काम आता है। ये आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये है। बाकी हम लोग चॉपर को 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं, एक बक कन्वर्टर, एक आपका बूस्ट कन्वर्टर और एक बक बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है, ये आपके मेनली 3 टाइप के क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर पूछा है वो है बक कन्वर्टर। बक कन्वर्टर को क्या बोलते हैं, देखिए जो हमारा बक कन्वर्टर है इट इज़ अ स्टेप डाउन कन्वर्टर। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा भी है बक हमारा स्टेप डाउन। तो ये क्या करेगा, स्टेप डाउन मतलब हमारे आउटपुट की वोल्टेज को इनपुट की वोल्टेज की तुलना में कम करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका डायग्राम देखूँ, क्योंकि मैं आपको डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ सबको, तो इसको भी कर ही देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने इसका डायग्राम देखा होगा तो यहाँ पर जो हमें सप्लाई है, क्योंकि डीसी है तो यहाँ पर डीसी सप्लाई लगाता हूँ, ये डीसी टू डीसी चॉपर है तो ये सप्लाई वोल्टेज है VS। ठीक है, देन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कनेक्ट करते हैं आपका स्विच। ठीक है, ये हमारा होता है स्विच। ठीक है, स्विच लिखा है यहाँ पे, इसी को चॉपर बोलते हैं स्विच, ये हमारा चॉपर लगा हुआ है। देन आपके ये बक की बात कर रहे हैं, बक क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा। तो स्टेप डाउन में यहाँ पर सबसे पहले हमारा लगा रहता है एक इस साइड पर आपका डायोड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। देन इसके आगे हमारा लगा रहता है इंडक्टर, और यहाँ पर लगेगा हमारा लोड। ठीक है, लोड LOAD। ठीक है, ये हमारा लोड लगा है। तो ये हमारा डायग्राम हुआ आपका किसका, ये हमारा डायग्राम हुआ आपका बक कन्वर्टर का। तो देखिए ये सप्लाई करंट देगा IS, ये हमारा स्विच है, ये फ्री व्हीलिंग डायोड है FD, ये आपका इंडक्टर है L, इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज देखने तो हो जाएगी VL, ये प्लस माइनस स्टेप्स आएगा, और ये हमारा लोड है, लोड में करंट है I0। ठीक है, और लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी V0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो बक कन्वर्टर में मेन जो आपका ये चॉपर है, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसे स्विच ऑन या ऑफ हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बक कन्वर्टर में स्विच एक हमारा फिक्स फ्रीक्वेंसी पर ही ऑन या ऑफ होता है। ठीक है, जब हमारा स्विच ऑन होगा उस टाइम जो हमारी आपके वो उस टाइम की जो ड्यूरेशन होगी वो आपका जो आपके ड्यूटी साइकिल इनटू टाइम के से होता है, जो आपका VS पे जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जब आपका स्विच ऑन है, 1 मिनट इसको मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए जब हमारे स्विच ऑन है, मतलब ऐसे करके ये पूरी आगे आगे कंप्लीट है, तो क्या होगा, देखिए ये आपका जो फॉरवर्ड, ये आपका रिवर्स वैस में हो जाएगा, तो हमारी करंट डायरेक्टली ऐसे फ्लो होगी ये। ठीक है, तो यहाँ पर करंट कैसे जाए, यहाँ से करंट सीधे आपकी इंडक्टर के थ्रू होते हुए जाती है। ये आपका पहली वाले जब आपने स्विच ऑफ है,
ठीक है। स्विच ऑफ है मतलब ये स्विच जब ऑफ हुआ तो हमारे यहाँ से सप्लाई कनेक्ट हुई ऐसे, ये तो आपका फ्रीव्हीलिंग डायोड है। तो देखिए यहाँ पे से ब्लॉक है तो करंट सीधे पहले आगे जाएगी, ये आपका पहले इंडक्टर को चार्ज करते हुए आपका यहाँ से लोड से होते हुए आपने वापस आपका कंप्लीट करेगी पाथ। देखिए लेकिन हमारे सेकेंड टाइम में क्या होगा, हमारे सेकेंड टाइम में यहाँ पर होगा जब आपका ये नेगेटिव साइकिल आएगी। तो नेगेटिव साइकिल में देखिए नेगेटिव साइकिल जब यहाँ से आएगी तो आपका ये स्टेप से बाईपास करेगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ से बाईपास करेगा और आपका इंडक्टर में जो आपकी स्टोर्ड एनर्जी थी तो वो देन आपके सोर्स के थ्रू आपके यहाँ पर से डिसिपेट होते हुए आपके फ्रीव्हीलिंग डायोड से होते हुए ऐसे जाएगी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जब आपका ये ऑन है, जब आपका स्विच ऑन है, यहाँ पर लिख दूँ आपको हल्के से, जब हमारा स्विच ऑन है तब क्या होगा, स्विच जब ऑन है तो जो हमारे यहाँ पर जो आपकी वोल्टेज इंडक्टर में होगी वही आपकी वोल्टेज सोर्स के पास होगी क्योंकि सेम करंट फ्लो होगी, ठीक है। लेकिन जब आपका स्विच ऑफ है तो आप इंडक्टर क्या करेगा, स्विच जब ऑफ है तो इंडक्टर अपनी स्टोर्ड एनर्जी को आपका फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू आपको यहाँ पर देगा, ठीक है। फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू आपका यहाँ पर ये आपके लोड को देगा अपनी एनर्जी को। तो जब स्विच ऑफ है तो जितना इसने इंडक्टर ने स्टोर करा है वो अपनी इसको पोलैरिटी को चेंज करके ये वाले डायरेक्शन में अपनी करंट को आपका लोड के थ्रू फ्लो करेगा। तो यहाँ पर इंडक्टर क्या होगा, आपका डिस्चार्ज होगा इस टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एवरेज जो आउटपुट होता है वो आपके सीधे ड्यूटी साइकिल के प्रोपोर्शनल होता है। तो एवरेज आउटपुट होता है V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्यूटी साइकिल D, ये इस केस में होता है, ठीक है। तो मतलब जितना ज़्यादा टाइम हमारा स्विच ऑन होता है उतना ही ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर एवरेज आउटपुट मिलता है। अगर मैं इसको आपको सिंपल वे में दिखाऊं तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, जो हमारा ड्यूटी साइकिल है, ड्यूटी साइकिल जिसको हम D लिखते हैं या अल्फा लिखते हैं, ड्यूटी साइकिल D हमारे क्या होता है, कितने टाइम पे हमारा ये ऑन है, विच इज़ ऑन टाइम, स्विच कितने टाइम में ऑन है, और अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम में क्या आएगा, ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम, ठीक है। ये हमारा होता है ड्यूटी टाइम। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यू क्या दी है, यहाँ पर ड्यूटी साइकिल की जो वैल्यू दी है वो है आपकी 0.6। तो बस इतना कर देखना है हमने कि जो यहाँ D की वैल्यू दी है, D की वैल्यू दी है आपकी 0.6 मतलब आपका 60%, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका टोटल का 60% टाइम में हमारा स्विच ऑन रहता है। तो यहाँ पर बस हमें क्या निकालनी थी, हमें यहाँ पर निकालनी थी आपकी आउटपुट वोल्टेज, हमें आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन शुरू करते हैं, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा ऐसे होता है। क्वेश्चन शुरू करते हैं, आउटपुट वोल्टेज निकालने है V0। तो V0 यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, अल्फा टाइम VS, अल्फा की लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपका D दिखा रखा ना, तो ये होती है आपकी V0 इज इक्वल टू ड्यूटी साइकिल टाइम ऑफ VS, ठीक है। बस ये देखना है, V0 की वैल्यू निकालनी है, ड्यूटी साइकिल क्या है 0.6 और VS सप्लाई वोल्टेज कितनी है हमारी, सप्लाई वोल्टेज है आपकी 100 वोल्ट। ये देखिए 100 वोल्ट हमारी सप्लाई वोल्टेज है, इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे 100, तो कितना आ गया हमारा 60 वोल्ट, ठीक है। तो हमारी आउटपुट वोल्टेज कितनी आ गई 60 वोल्ट, विच इज़ लेस देन द इनपुट वोल्टेज, क्योंकि इनपुट वोल्टेज यहाँ पर कितनी थी, इनपुट वोल्टेज 100, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर क्या आई, आउटपुट वोल्टेज से कम आई, विच इज़ इक्वल टू 60 वोल्ट, ठीक है। तो देखिए ये मैंने इसका डायग्राम दिखा रखा, सर्किट डायग्राम कैसा होता है। मेन आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला याद करना है आउटपुट वोल्टेज का। इस केस में क्या होता है आपका बक कन्वर्टर के केस में, विच इज़ V0 इज इक्वल टू अल्फा इंटू VS, ये आपका ड्यूटी साइकिल इंटू VS, ठीक है। ये इसका सिंपल फॉर्मूला होता है यहाँ पर। बाकी ड्यूटी साइकिल क्या होती है, ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम। बाकी आपका बक कन्वर्टर का हम लोग यूज़ कहाँ पर करते हैं, अगर आपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखनी है तो जो हमारा लैपटॉप का चार्जर होता है उसमें या फिर मोबाइल चार्जर में हम लोग उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पर हमारी आउटपुट वोल्टेज हमेशा लेस देन होगी सप्लाई वोल्टेज से, ठीक है। हम लोग इसलिए हम यहाँ पर बक कन्वर्टर का यूज़ करते हैं, विच इज़ स्टेप डाउन चॉपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा आई स्टेप अप बूस्ट, मतलब स्टेप अप यानी बूस्ट कन्वर्टर की बात कर रहा है। ऑपरेट विथ इनपुट DC वोल्टेज ऑफ 24 वोल्ट, देखिए इनपुट वोल्टेज है 24 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज एंड रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज 72 वोल्ट, ठीक है। इनपुट 24 थी, आउटपुट 72 आ रहा, तो क्या हुआ स्टेप अप हुआ, विच इज़ कॉल्ड बूस्ट कन्वर्टर। तो पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड ड्यूटी साइकिल D की वैल्यू क्या होगी इस केस में, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले मैं इसका सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ बूस्ट का, ठीक है। आप सर्किट डायग्राम देखेंगे तो कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा, गेट लेवल का भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमारी ये सप्लाई वोल्टेज लगी है VS, विच इज़ DC सोर्स। इसके बाद वहाँ पर स्विच था, यहाँ पर हम लोग पहले इंडक्टर लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा पहले इंडक्टर लगा रहेगा, देन इसके पैरेलल पे यहाँ पर हमारा आता है स्विच, ठीक है, स्विच और चॉपर कुछ भी बोले। देन यहाँ पर हमारे डायोड, और इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर लोड, ठीक है। तो ये हमारा होता है आपका बूस्ट का सर्किट डायग्राम। यहाँ पर VS है हमारे प्लस माइनस, ये हमारा इंडक्टर है, ये स्विच है, ये आपका डायोड है और ये आपका लोड है,
ठीक है। तो यहाँ पर से हमारी करंट क्या फ्लो होगी, यहाँ से सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करंट IS फ्लो होगी, ठीक है। ये हमारा डायोड है, डायोड के थ्रू जो करंट जाएगी विच इज़ इक्वल टू ID डायोड करंट, और लोड के थ्रू जो करंट जाएगी विच इज़ इक्वल टू I0 और आउटपुट करंट, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो आएगी V0, ठीक है। तो ये हमारा इसका सिंपल सा डायग्राम होता है। तो यहाँ पर से क्या होता है, जो हमारा बूस्ट कन्वर्टर में सबसे पहले आपने 1 मिनट जो याद करना है कलर, ये देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, यहाँ पर हम लोग इंडक्टर लगाते हैं, ठीक है। अगर देखिए जब हमारा स्विच ऑन है, स्विच ऑन के टाइम में मतलब ये इसको कॉपी कर लेता हूँ, वो नहीं हुआ, हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ, जब हमारा स्विच क्लोज है मतलब स्विच बंद है, ये जब ये ऐसे कनेक्ट है तो क्या हुआ, ये इसको एक पाथ मिला इस टाइप से। जब हमारा स्विच ऑन है तो हमारी एनर्जी स्टोर होगी किस में, आपके इंडक्टर में। तो यहाँ पर से देखिए यहाँ पर इंडक्टर हमारा चार्ज होगा ऐसे, तो इस टाइम पे हमारा इंडक्टर चार्ज होगा और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज जाएगी VL, ठीक है। जब हमारा स्विच ऑन है तो उस टाइप हमारा इंडक्टर चार्ज होगा, और जब हमारा ये अगले केस में हमारा स्विच ऑफ है, ठीक है, मतलब ये ओपन ही है, तो क्या होगा, हमारा यहाँ से सप्लाई से आपका करंट जाएगा इधर, ये ऐसे करके सप्लाई का करंट जाएगा ऐसे, ठीक है। और साथ ही साथ पहले इंडक्टर यहाँ पर चार्ज था ऐसे, ठीक है। अब अपनी पोलैरिटी करेगा चेंज, तो मतलब ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस इस टाइप से, और ये अपना करंट भी यहाँ से देगा, ठीक है। ऐसे आपका पाथ कंप्लीट कराएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जब आपका स्विच ऑफ होता है तो इंडक्टर जो अपनी स्टोर्ड एनर्जी है वो आपका सोर्स की एनर्जी के साथ मिल के आपका कहाँ देता है, आपका लोड को। देखिए यहाँ पर ये आपको लोड को दे रहा है, जो सप्लाई की आ रही है वो तो खैर आ रही है। इंडक्टर पहले हमारा चार्ज हुआ जब आपका स्विच ऑफ था, देन जब स्विच ऑन हुआ तो इंडक्टर क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा अपने आप को किसके थ्रू, एज डायोड के थ्रू जाते हुए यहाँ से, देखिए यहाँ से लोड से जाएगा, तो अपनी एनर्जी और सोर्स की एनर्जी मतलब सोर्स की वोल्टेज और अपनी वोल्टेज दोनों को मिला के आउटपुट में देगा, जिसके कारण जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं आपका बूस्ट कन्वर्टर, जो आपके आउटपुट वोल्टेज को बूस्ट करे, ठीक है। तो देखिए ये सिंपल सा मैंने आपको समझा दिया है। बाकी यहाँ पर क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V0 इज इक्वल टू VS सप्लाई वोल्टेज अपॉन 1 माइनस एल्फा, ठीक है। यहाँ D से फॉर्म में दिया है तो D के फॉर्म में लिखता हूँ, ड्यूटी साइकिल VS 1 माइनस D, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर वैल्यू होती है आउटपुट वोल्टेज की। बस हमने यहाँ पर से क्या निकालनी है, आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। तो देखिए ईजिली हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एक ही उसमें हो जाएगा सॉल्व। V0 आउटपुट वोल्टेज निकालनी है, VS सप्लाई वोल्टेज कितनी है, 1 मिनट, ये निकालना है हमें। क्या निकालना है, हमें निकालनी है अच्छा ड्यूटी साइकिल निकालनी है ना। तो आउटपुट वोल्टेज दी है आपकी 72, वोल्टेज ज़्यादा हो रही है, वो है 72। आपका VS सप्लाई वोल्टेज है आपकी 24, आपको ड्यूटी साइकिल निकालनी है विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस D, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 24 दिया 72, तो ये 3 आएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो हमारी D की वैल्यू आ जाएगी D इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। 2/3 हो जाएगा, 2/3 इक्वल टू 0.67। तो यहाँ पर से जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 0.67। ड्यूटी साइकिल की वैल्यू यहाँ पर 0.67 के आसपास आ रही है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। बाकी जो डायग्राम था ये आपका बूस्ट का था। ये वाला कौन सा था आपका, ये जब केस था आपका जब स्विच ऑन है, ठीक है। ये आपका स्विच ऑफ है, ठीक है। स्विच ऑफ के टाइम में, स्विच ऑन के टाइम वाला ये डायग्राम था जब आपका स्विच ऑन है। यहाँ पर स्विच ऑन के टाइम में जो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ आपका इंडक्टर आपका एनर्जी स्टोर कर रहा है, इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है, मतलब इंडक्टर चार्ज हो रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है मतलब ये चार्ज हो रहा है इस टाइम पर, ठीक है। तो ये हमारा ये बेसिक मैंने डायग्राम दिखाया था आपका किसका, बूस्ट का, बूस्ट कन्वर्टर का ये आपका डायग्राम था। ये आपका पहला केस है जब आपका स्विच ऑन है, मतलब ये आपका क्लोज है, तो यहाँ पर से स्टेप से हमारी करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है तो हमारा इंडक्टर चार्ज हो रहा है, VL वोल्टेज से हमारा चार्ज हो रहा है, ठीक है। एक्रो मान लें VL वोल्टेज से चार्ज हो रहा है। देन सेकंड टाइम में जब आपका स्विच ओपन हुआ तो सोर्स की वोल्टेज तो यहाँ जा रही है, उसके अलावा यहाँ पर इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है लोड के थ्रू, तो क्या हो रहा है आपकी वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। उसका फॉर्मूला होता है आपका ये, ठीक है, V0 इज इक्वल टू VS अपॉन 1 माइनस एल्फा। देन यहाँ पर से ड्यूटी साइकिल D की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने यहाँ पर से इजीली आपके फाइंड कर दी, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो D की वैल्यू है थ्योरेटिकली हमारी आपके इक्वल टू आपकी 1 हो, मतलब 1 के पास हो, ये हमारे लिए बेस्ट होता है, ठीक है, इस केस में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, अ सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। एक हमारे पास सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर है, इज फेड फ्रॉम अ 200 वोल्ट DC सोर्स and supplies a
रेजिस्टिव लोड, ठीक है, एक आर लोड को सप्लाई कर रहा है। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। तो देखिए हमें आउटपुट वोल्टेज की यहाँ पर फंडामेंटल वैल्यू बतानी है। मतलब इस अगर आप देखेंगे तो इसने हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे सिंपल से पूछा है कि हमारा 220 वोल्ट का एक 220 वोल्ट से हमारा फीड करता हुआ यहाँ पर एक हमारे पास फुल ब्रिज सिंगल फेज इन्वर्टर है जिसमें लोड आर लोड लगा है। तो आउटपुट वोल्टेज की यहाँ पर हमें आरएमएस वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पर आपका एक हमारा सिंगल फेज फुल ब्रिज का इन्वर्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर का डायग्राम किस टाइप से होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारी सप्लाई वोल्टेज है, एक मिनट, इस कलर से नहीं दूसरा कलर लेते हैं, ठीक है, रेड कर दिया थोड़ा। तो देखिए यहाँ पर हमारी सप्लाई वोल्टेज है वी एस। इन्वर्टर का काम क्या होता है, ये आपका डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो माना ये सप्लाई वोल्टेज है वी एस में फुल कन्वर्टर बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2 हाफ कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। तो हम मानते हैं कि आपका वी एस को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया है, वी एस बाई 2 और ये भी आपका वी एस बाई 2, ठीक है। तो ये सप्लाई क्या होगी, ये आपकी वी एस बाई 2 है और ये भी आपकी वी एस बाई 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। देन यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग स्विच लगा के, स्विच जो आपका चॉपर है उनको लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला स्विच है। देन सेकेंड स्विच, देखिए फुल वेव, हाफ वेव में तो इतना ही होता है, लेकिन फुल वेव में हम लोग यहाँ पर 4 का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बाकी देखिए जो हमारे स्विच है इनके हम लोग एंटी पैरेलल में क्या लगाते हैं, हम डायोड लगाते हैं इस टाइप से। स्विच के एंटी पैरेलल में डायोड, स्विच के एंटी पैरेलल में डायोड, हर एक स्विच के एंटी पैरेलल में हम लोग यहाँ पर डायोड लगाते हैं, ये, ठीक है। ये तो यहाँ पर से हमारा डायोड का नाम लेते हैं D1, D2, D3, D4, कोई भी लिख दिए, D2, D3, D4, और ये हमारे बीच में क्या है, यहाँ पर हमारा लोड, तो ये हमारा लोड, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्विच के हिसाब से यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज देता है। तो इसमें अगर हम जनरल देखेंगे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको जनरल केस में, ठीक है। जनरल केस में मैं वी नॉट की वैल्यू बता रहा हूँ आउटपुट वोल्टेज की, वो होती है आपकी समीशन, जो आपकी एन की वैल्यू जाती है, एन इज इक्वल टू यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ हार्मोनिक 1 3 5 7 सो ऑन इनफाइनाइट तक आ जाती है। और आपका एक फुल वेव है, मतलब फुल ब्रिज में यहाँ पर 4 आता है। अगर आपका यहाँ पर हाफ वेव होता, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्ट होता तो 2 आता, ठीक है। बाकी सब सेम रहता, क्या आएगा 4 वी एस अपॉन एन पाई, कौन से नंबर का हार्मोनिक है वो हम पुट करेंगे, एन की वैल्यू 1 है, 3 है, एन पाई इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में तो खैर इसकी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू। देखिए बाकी यहाँ पर आपको डिस्टॉर्शन फैक्टर की वैल्यू पता होनी चाहिए। इस केस में क्या होती है हमारी, वो होती है आपकी 0.9, और आपका टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, इसको आप THD बोलते हैं, उसकी वैल्यू इस वेव फॉर्म के लिए होती है 48.43%, ठीक है। ये यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, हमारा जो फुल ब्रिज का इन्वर्टर होता है, ठीक है, ये आपके DC को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करता है। अगर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं, एक मिनट, ठीक है, ये मैं इसकी अगर आउटपुट वेव फॉर्म दिखाता हूँ, ठीक है, ये मैं इसकी आउटपुट वेव फॉर्म यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, इसी कलर से कर देते हैं, ठीक है। तो जो हरे से बना रखा है मैंने बाहर का, ये आपका DC आउटपुट वेव फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि आपका इन्वर्टर जो होता है ये आपका AC को आपका DC को यहाँ पर AC में कन्वर्ट करता है, आउटपुट में आपका प्लस VD से आपका माइनस VD के बीच में आपका स्विंग करता है। तो इसमें जो आपकी ये मैंने ग्रीन से बना रखी है, ये आपकी आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। ग्रीन वाली क्या है आपकी, ये आउटपुट वोल्टेज है V0, एक मिनट, ये आपकी वोल्टेज है V0, जो आपके कहाँ तक कन्वर्ट करेगा, ये आपका प्लस VD से माइनस VDC के बीच में आपका कन्वर्ट करेगा। इसने ये नहीं पूछा, इसने हमसे पूछा इसकी फंडामेंटल कंपोनेंट। देखिए फंडामेंटल कंपोनेंट क्या होगी, हमारी फंडामेंटल कंपोनेंट हमेशा क्या होती है, साइन वेव, ठीक है। तो इसके पूछ रहा है कि साइन वेव की वैल्यू बतानी है। साइन वेव अगर मैं दिखाऊँ तो डॉटेड करके दिखाता हूँ, देखिए ये, तो जो मैंने रेड से बना रखा है, ये क्या है आपका, ये रेड वाला है आपका फंडामेंटल कंपोनेंट, फंडामेंटल
कंपोनेंट। तो हमें इसी की वैल्यू बतानी है फंडामेंटल कंपोनेंट की। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो सिंपल मैंने दिखाया आपको, जो फुल ब्रिज का इन्वर्टर है ये आपका डीसी को आपका स्क्वायर वेव के एसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो डीसी है उसको चेंज करेगा स्क्वायर वेव के एसी फॉर्म में। ठीक है, इसमें आउटपुट जो होता है हमारा प्लस वी से वीडीसी से माइनस वीडीसी के बीच में आपका स्क्वायर वेव बनती है। ठीक है, ये आपकी जो स्क्वायर वेव होती है ये आपके आपके कैसे बनती है, जब हमारे यहाँ पे फंडामेंटल साइनोसॉइडल के में आपके हार्मोनिक कंपोनेंट ऐड होते हैं तब ये बनती है। देखिए यहाँ पर हार्मोनिक कंपोनेंट कौन से, ये ऑड हार्मोनिक कंपोनेंट। ठीक है, स्क्वायर वेव कब बनेगी हमारी, स्क्वायर वेव हमारी तब बनती है जब आपके फंडामेंटल साइनोसॉइडल में, साइनोसॉइडल जो आपके फंडामेंटल मतलब साइन की फ्रीक्वेंसी जब वन है, जब इसमें आपका थर्ड फिफ्थ सेवंथ और सो ऑन हार्मोनिक जब मिलते हैं तब हमारे यहाँ पर फूरियर सीरीज कॉम्बिनेशन से हमारी ये वाली सीरीज बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि हमें आपके सिर्फ आपके फंडामेंटल कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू चाहिए। देखिए ये बताया था ना आपने, ये पूछा था फंडामेंटल कंपोनेंट की आउटपुट वोल्टेज बतानी है क्या होगी। ठीक है, फंडामेंटल कंपोनेंट की यहाँ पर हमें आउटपुट वोल्टेज बतानी कितनी होगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है, अगर आपने ये देखा होगा तो आपको पता होगा ये आपका V01, या फिर अगर आप देखेंगे आउटपुट वोल्टेज कोई भी आपके nth हार्मोनिक का निकालेंगे तो होता है आपका 2√2 अपॉन n पाई इंटू वी एस। ठीक है, ये इसकी बेसिक वैल्यू होती है। n आपके नंबर ऑफ हार्मोनिक है, हमें कौन सा हार्मोनिक निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करता हूँ इस पेज में। तो यहाँ पर हमें फंडामेंटल की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए स्टैंडर्ड अगर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करें तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज और फंडामेंटल हो जाएगी हमारी 2√2 अपॉन पाई इंटू क्या हो जाएगा वी एस। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू अगर इधर पर दिखाऊँ क्योंकि फंडामेंटल बताना है तो V01 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा 2√2 अपॉन 1 इंटू पाई। ठीक है, 1 इंटू पाई विच इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर से आउटपुट या फिर फंडामेंटल की वैल्यू आएगी। ये आपका जनरल फॉर्मूला है किसी भी आपके हार्मोनिक की। थर्ड निकालने तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, फिफ्थ निकालने तो n की वैल्यू 5 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से हमारी वैल्यू ये आई है, तो हमें यहाँ पर से इसकी वैल्यू बतानी है आपकी V01 की। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये वैसे ये होता है आपका g की वैल्यू आपको पता भी होनी चाहिए, आपका 2√2 विच इज़ 2 इंटू √2 की वैल्यू होती है 1.414 अपॉन पाई होता है आपका 3.1416। ठीक है, अगर मैं पहले इतने को सॉल्व कर रहा हूँ ये वाला, इसको मैं सॉल्व करूँगा, ये वैल्यू आपने याद करने इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसकी वैल्यू आती है आपकी 0.9 के आसपास विच इज़ कॉल्ड अ जी वैल्यू। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना जी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू होती है जी वैल्यू, तो ये आपको याद होनी चाहिए आपकी 0.9 होती है। तो कैलकुलेशन इतनी छोड़िए, सीधे 0.9 याद कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर 0.9 टाइम्स ऑफ आपका सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज क्या है हमारी, सप्लाई वोल्टेज है हमारी 220 वोल्ट। ये देखिए 220 वोल्ट है, तो यहाँ पर 0.9 इंटू 200 वोल्ट यहाँ पर लिख देते हैं। 0.9 इंटू 200 वोल्ट क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18 मतलब 180 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारी वोल्टेज कितनी आ गई, वोल्टेज आ गई हमारी 180 वोल्ट, आंसर नंबर ए। ठीक है, तो ये तो मैंने खाली आपको डायग्राम दिखाया था, इस टाइप से डायग्राम बनता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये डायग्राम बनाने के बाद ये जिसके आउटपुट वोल्टेज का स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो मैंने बताया, लेकिन हमसे पूछा फंडामेंटल के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला, आउटपुट वोल्टेज किसी भी nth हार्मोनिक का निकालना है तो 2√2 अपॉन n पाई इंटू वी एस। ठीक है, ये 2√2 यहाँ पर आता है आपका फुल वेव के केस में। अगर आपका यहीं पर हाफ ब्रिज होता, हाफ ब्रिज इन्वर्टर केस में आपका यहाँ पर क्या नहीं आता, हमारा 2 नहीं आता, तो सिंपल हो जाता है √2 अपॉन n पाई इंटू वी एस। ठीक है, बाकी यहाँ पर फंडामेंटल निकालना था तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करी। सप्लाई वोल्टेज क्या है, हमारी सप्लाई वोल्टेज आपकी डीसी वोल्टेज होती है, तो उसको कहीं जगह पर वीएस या वीडीसी भी लिखा होता है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि आपने आउटपुट वोल्टेज की आपकी फंडामेंटल आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो सिर्फ आपने डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी याद कर लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। V01 इज इक्वल टू 2√2 अपॉन पाई इंटू वीडीसी या वीएस। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आया। अब हम देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगला दिया है हमारा, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज। हमारा मेन एडवांटेज क्या है आपका साइनोसोडियल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का, SPWM का, इन वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर VSI में हमारा इसका यूज़ क्या है। देखिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में हमारे खासकर पूछा है साइनोसोडियल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, इसका यूज़ क्या है ये हमें यहाँ पर बताना। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है इंक्रीज लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हार्मोनिक को लोअर ऑर्डर हार्मोनिक कम करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एलिमिनेट द लोअर ऑर्डर हार्मोनिक एंड पुशेस देम टू हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल ठीक है, ये इसका आंसर है। आंसर नंबर बी, हमें यहाँ पर लोअर ऑर्डर हार्मोनिक को एलिमिनेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं आपका SPWM का। बाकी हम इसको मूव कराना चाहते हैं कि आपका हायर फ्रीक्वेंसी में चले जाए। डिक्रीज द स्विचिंग लॉसेस, नहीं, स्विचिंग लॉसेस पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से नहीं डिक्रीज होते हैं। रिड्यूस मैक्सिमम फंडामेंटल RMS वोल्टेज, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए हमारा क्या होता है,
यहाँ पर हमारा जो आपका सिंपल हम देखें तो आपका स्क्वायर वेव इन्वर्टर में जो हमारा आउटपुट होता है ना, उसमें हमारे बहुत सारे आपके देखिए WSI जो आपका VSI है, VSI वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, इसका आउटपुट कैसा आता है? इसका आउटपुट आता है हमारा स्क्वायर वेव फॉर्म। आउटपुट हमारी स्क्वायर वेव फॉर्म आएगी और स्क्वायर वेव फॉर्म में हमारे यहाँ पर आपके बहुत सारे आपके लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स होते हैं, ठीक है। तो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक जो आपके डोमिनेंट आपके हार्मोनिक होते हैं, लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स, ठीक है, वो क्या होते हैं? आपके थर्ड हार्मोनिक हो गया, फिफ्थ हो गया, सेवन्थ हो गया। तो ये 3 हमारे मोस्ट डोमिनेंट लोअर ऑर्डर हार्मोनिक होते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? हमारे मोटर की आपके हमारे जो डिवाइसेस की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर हीटिंग वगैरह या टॉर्क में रिपल जैसी आपकी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? SPWM साइनोसोडियल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक स्विचिंग पैटर्न है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या हुआ? हमारे पल्स की विड्थ को मॉड्यूल करना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग साइन को एज ए साइन वेव को रेफरेंस देते हैं और हम लोग यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी की ट्रायंगुलर कैरियर वेव को जनरेट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? हमारे जो हार्मोनिक्स होते हैं जो इसमें जनरेट होते हैं वो आपके इस फ्रिक्वेंसी के आसपास वो आपके क्लस्टर वो बन जाते हैं, जिससे हमारे जो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। मेन जो इसका काम है आपका SPWM का, ये आपके लोअर ऑर्डर हार्मोनिक को कम कर देता है। लोअर ऑर्डर हार्मोनिक यहाँ पर डिक्रीज हो जाते हैं और यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक उसमें छोटे होते हैं। और यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है? अगर हमारे आपके हाई फ्रिक्वेंसी जो हार्मोनिक होते हैं, इसके लिए हम लोग जो हाई फ्रिक्वेंसी के हार्मोनिक को हटाने के लिए हम लोग फिल्टर लगाएंगे। वो कौन सा लगाएंगे? हम लोग LC फिल्टर लगाएंगे। तो हाई फ्रिक्वेंसी के हार्मोनिक को कम करने के लिए हम लोग LC फिल्टर का यूज़ करते हैं, जिसकी कॉस्ट यहाँ पर कम आती है, ठीक है। मतलब वो ईजिली अटोमेट हो जाते हैं। जबकि जो लो फ्रिक्वेंसी के यहाँ पर हार्मोनिक्स आते हैं उसको हम लोग यहाँ पर आपको फिल्टर करने के लिए यहाँ पर बल्कि हमारे पास वो लगाना पड़ता है आपका फिल्टर, ठीक है। हम लोग इसलिए यहाँ पर SPWM का यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, ठीक है। मतलब सिंपल सा अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूँ तो आपका SPWM है, इसका जो कॉन्सेप्ट हमारा मेनली यूज़ होता है वो हमारा वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स में यूज़ होता है, ठीक है। वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव या फिर आपने UPS देखा है हमारा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, वहाँ पर यूज़ होता है। और आजकल जो इसका जो यूज़ हो रहा है वो हमारा सोलर इन्वर्टर में यूज़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारी वेव फॉर्म को हमें ज़्यादा क्लीन चाहिए, ठीक है। हम लोग इसलिए इसका यूज़ करते हैं SPWM का। ये क्या करता है? लोअर ऑर्डर हार्मोनिक को एलिमिनेट करता है और उनको आपका कन्वर्ट करता है आपका हायर फ्रिक्वेंसी पर, ठीक है। हायर फ्रिक्वेंसी के जो हमारे यहाँ पर आपके हार्मोनिक्स होते हैं उसको हम ईजिली आपके लो एल पास फिल्टर से हम लोग यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है, मैं पानी पी लूँ। तो अगला क्वेश्चन दिया है, टू प्रिवेंट फॉल्स ट्रिगरिंग ऑफ एन SCR ड्यू टू हाई रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट, एनोड वोल्टेज विच dV/dt द प्रोटेक्शन सर्किट इज यूज। तो क्या पूछा है? जो हमारा फॉल्स ट्रिगरिंग होती है आपकी SCR में हाई dV/dt के चक्कर में, उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? देखिए, अगर आपने देखा होगा जो हमारा आपका SCR है, SCR में हमारे आपके यहाँ पर 4 लेयर और आपके 3 जंक्शन बनते हैं, बाकी ये 3 टर्मिनल डिवाइस है। अगर मैं इसको दिखाऊँ, यहीं पर दिखा लेते हैं आपको। आपने डायग्राम देखा होगा तो आपका इस टाइप से आपका सिंबल बनाते हैं, ठीक है। ये एनोड है, ये कैथोड है और ये गेट है, ठीक है। ये हमारे इसके 3 यहाँ पर सिंबल होते हैं। देन हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको कैसे दिखाते हैं? अगर हम इसको देखें तो हम यहाँ पर इस टाइप से हम दिखाते हैं, P लेयर, N लेयर, P लेयर, N लेयर, ठीक है। यहाँ पर हमारा एनोड है, देन ये हमारा कैथोड आता है, ये हमारा गेट है। तो देखिए यहाँ पर हमारे 3 जंक्शन बनते हैं, J1, J2 और J3। ये हमारा पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है, ठीक है, यहाँ पर। और ये भी हमारा ऐसे यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में, और ये आपका ये वाला फॉरवर्ड बायस में, और ये आपका रिवर्स बायस में चला जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 जंक्शन यहाँ पर बनते हैं। तो SCR के अंदर का जो हमारा जंक्शन 2 है उसका जो अपना इंटरनल कैपेसिटेंस है, तो ये CJ जो आपका इंटरनल कैपेसिटेंस या जंक्शन कैपेसिटेंस है, इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत आती है। देखिए कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपका जंक्शन J2 था, जंक्शन J2 का जो आपका अब क्या कैसे लिखो उसको, इंटरनल कैपेसिटेंस या CJ लिखता हूँ, इंटरनल कैपेसिटेंस, इसके चक्कर में ही होता है। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या होता है? अगर जो हमारे एनोड वोल्टेज है वो अगर बहुत तेज़ी से अगर बढ़े, मतलब क्या होगा? वही जो उसने पूछा हाई dV/dt, मतलब यहाँ पर dV/dt की वैल्यू रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे dV/dt अगर ये हाई है तो क्या होगा? ये जब हमारा हाई है तो इसकी वजह से जो हमारा इंटरनल कैपेसिटेंस है उसके वजह से एक यहाँ पर आपके डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी, जिसको वो करंट ID बोले या डिस्प्लेसमेंट करंट ID, ठीक है, या IS को जो लिखें। तो ये आएगी आपकी जंक्शन कैपेसिटेंस टाइम्स ऑफ dV/dt, ठीक है, dV/dt।
तो इसके कारण हमारी करंट फ्लो होगी। तो ये जो हमारी करंट जो फ्लो होती है, इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर अगर हमारे एस की जो करंट है वो लैचिंग करंट से ज़्यादा हो जाए तो एस यहाँ पर क्या होगा, बिना गेट सिग्नल दिए ऑन हो जाएगा। मतलब ये देखिए एस कब ऑन होता है, जब हम यहाँ पर गेट सिग्नल देंगे, जब हम गेट पास ये जो गेट है ये जब हम देंगे तब हमारा ऑन होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर dv/dt की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो ये आपका बिना गेट सिग्नल दिए आपका एनोड टू कैथोड करंट फ्लो करा देगा ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आपका फॉल्स ट्रिगरिंग ऑफ एस क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हाई dv/dt से यहाँ पर रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज ज़्यादा होगा, जिसके कारण यहाँ पर इसके अंदर जंक्शन के अंदर लोकल हॉटस्पॉट बनेंगे। मतलब वो इलाका, उस जगह से जहाँ पे से करंट फ्लो हो रही है वो इलाका ज़्यादा गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू बाकी। तो ये आपका पूरी आपकी हीट डिसिपेट नहीं कर पाएगा और ये आपका एस के जलने के चांस हो सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका एस यहाँ पर ख़राब हो सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को हमने ठीक करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्नबर सर्किट का यूज़ करते हैं। स्नबर सर्किट क्या होता है, हमारा आर और सी एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है जो आपका रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज को, मतलब एनोड वोल्टेज की रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज को आपको एक लिमिट में आपको कंट्रोल करता है, जिससे आपका यहाँ पर कैपेसिटिव करंट भी आपकी लैचिंग करंट से कम रहती है, ठीक है। तो इसको मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर किस टाइप से होता है, ये हमारा एस है ये, तो हम इसके पैरेलल पर यहाँ पर हम लोग आर सी एलिमेंट का यूज़ करते हैं, ये आर और सी, ठीक है, ये आर सी। तो ये जो आपका सर्किट बना, ये इसको हम लोग बोलते हैं स्नबर सर्किट, ठीक है। स्नबर सर्किट SNUBBR होता है ऐसे स्पेलिंग, स्नबर सर्किट होता है और ये थायरिस्टर है। तो स्नबर सर्किट का यूज़ करके हम लोग ये इससे dv/dt प्रोटेक्शन करते हैं, जिससे फॉल्स ट्रिगरिंग ना हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, स्नबर सर्किट फॉर इन पैरेलल विद SCR, ठीक है। SCR के हम लोग पैरेलल पे स्नबर सर्किट लगाते हैं ये, ताकि आपकी फॉल्स ट्रिगरिंग ना हो यहाँ पर, ठीक है। बाकी आपने देखा हो di/dt प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इंडक्टर का यूज़ करते हैं। तो ये दो इसके तो बेसिक है, अगर जहाँ भी आपका थायरिस्टर लगा है तो दो प्रोटेक्शन हम यूज़ करते हैं, एक dv/dt और एक di/dt, ठीक है। dv/dt के लिए हम लोग स्नबर सर्किट कहाँ लगाते हैं, आपको पैरेलल में लगाते हैं थायरिस्टर के। जबकि आप देखेंगे di/dt विच इज़ आपका करंट प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आपका इंडक्टर, जो आपका सीरीज में लगा रहता है SCR के, ठीक है। तो ये इसके बारे में हो गया। अगला देखते हैं हम, अगला हमें दिया है आपका लैचिंग करंट ऑफ एन SCR इज 50 मिली एम्पियर। लैचिंग करंट हमारे SCR की 50 मिली एम्पियर है एंड इट्स होल्डिंग करंट इज 20 मिली एम्पियर, और होल्डिंग करंट 20 मिली एम्पियर है। देखिए लैचिंग करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है वो दी है, होल्डिंग करंट की वैल्यू कम होती है, ठीक है। एन SCR गेट पल्स इज अप्लाइड, द करंट रीच्ड 35 मिली एम्पियर, बिफोर द गेट पल्स इज रिमूव्ड द SCR विल टर्न ऑन स्टे ऑन, मतलब ऑन होगा और आपका टर्न ऑन होगा और आपका ऑन ही रहेगा। अगला दिया है टर्न ऑफ इमीडिएटली एंड गेट पल्स इज रिमूव्ड गेट डैमेज, ये आपका एंटायर रिवर्स ब्रेकडाउन। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस केस में कंडीशन इस केस में हमें दिया क्या है, हमें दिया कि SCR जो हमारा टर्न ऑन हो रहा है, ठीक है, वो कब हो रहा है, जब आपके यहाँ पर 35 मिली एम्पियर की हमने करंट दी है। तो देखिए लेकिन इसमें क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए हमारा SCR को टर्न ऑन करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन चाहिए। सबसे पहले क्या, हमारी गेट पर पल्स प्रेजेंट हो, और उसके अलावा सेकंड जो होती है वो हमारी होती है एनोड करंट हमारी लैचिंग करंट के बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो SCR को अगर हमने टर्न ऑन करना है तो हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमारी क्या होनी चाहिए, गेट पल्स हो, ठीक है, मतलब गेट पल्स या गेट सिग्नल हमने दिया हो। सेकंड हमारे क्या हो, जो हमारी यहाँ पर एनोड करंट है वो आपके लैचिंग करंट तक पहुँचे, मतलब IA जो एनोड करंट की वैल्यू है वो यहाँ पर इक्वल टू और आपकी ग्रेटर देन यहाँ पर लैचिंग करंट हो, ये हमारी होनी चाहिए। तभी हमारा यहाँ पर SCR मतलब लैच होगा, मतलब परमानेंट यहाँ पर ऑन होगा, ठीक है। और यहाँ पर लैचिंग करंट क्या होते हैं, लोग कहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो इसको बता भी देता हूँ आपको। देखिए देखते हैं लैचिंग करंट क्या होती है हमारी, इसको IL लिखते हैं हम, लैचिंग करंट LI से कमेंट करंट दिखा दी। तो लैचिंग करंट होती है वो आपकी मिनिमम करंट जहाँ पर आपके टर्न ऑन प्रोसेस के तुरंत बाद आपका यहाँ पर हमारा उतनी वैल्यू चाहिए जिससे आपका SCR आपका गेट सिग्नल हटाने के बाद भी ऑन हो, ठीक है। मतलब मिनिमम करंट जो आपका टर्न ऑन प्रोसेस के तुरंत बाद होनी चाहिए, जिसमें आपका SCR आपका गेट सिग्नल हटाने के बाद भी ऑन हो, विच इज़ इक्वल टू IL, ठीक है। आपकी मिनिमम करंट है, मिनिमम करंट है कौन सी, अगर आपने गेट सिग्नल यहाँ पर हटा भी दिया है उसके बाद भी ये आपका काम करे, मतलब उसके बाद भी ऑन रहे, उसको हम बोलते हैं आपका लैचिंग करंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यहाँ पर जो SCR की लैचिंग करंट है वो आपकी 50 मिली एम्पियर। तो SCR के जो यहाँ पर लैचिंग करंट है IL ऑफ SCR जो है वो है आपकी 50 मिली एम्पियर, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर हमने करंट कितना दिया, हमारा करंट 35 मिली एम्पियर तक ही पहुँच रहा है। तो जो रियल में यहाँ पर जो लैचिंग करंट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 35 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू आपकी लैचिंग करंट से भी कम है। तो इसलिए जब आपकी पल्स, हम गेट पल्स हटाएंगे तो एस के पास लैचिंग करंट तक पहुँच ही नहीं पाएगा, जिसके कारण ये आप किस कंडीशन में रहेगा, ये हमेशा यहाँ पर ऑफ कंडीशन में रहेगा। मतलब आपका ये थायरिस्टर ऑफ कंडीशन में यहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर होल्डिंग का करंट जो थी वो आपने यूज़ नहीं करी, वो 20 मिली एम्पेयर थी। तो 20 मिली एम्पेयर से तो ज़्यादा 35 मिली एम्पेयर है। हमने तो पढ़ा कि होल्डिंग करंट के ऊपर वाली करंट को ये बोलते हैं। देखिए नहीं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक आपको यहाँ पर दिक्कत होती है। ये क्या होता है कि जब हमारी होल्डिंग करंट जिसकी वैल्यू आपको 20 मिली एम्पेयर दिया ना, उसका रोल बताऊँ कब आएगा। उसका रोल तब आएगा जब आपका SCR ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, ये आपका SCR जब ऑलरेडी ऑन है तब इसकी वैल्यू यूज़ होती है, जब होल्डिंग करंट यूज़ होता है। ठीक है, जब आपका SCR ऑन हो तो उसमें जो करंट जब धीरे धीरे कम होती है, अगर उसकी वैल्यू होल्डिंग करंट से नीचे जाए आपका, तो हमारा ऑलरेडी जो ऑन SCR है वो भी ऑफ हो जाता है, तब हमारी ये वैल्यू काम आती है। ठीक है, मतलब ये आपकी जो होल्डिंग करंट है I(H), ये क्या कब काम आएगी, जब आपका SCR जब ऑलरेडी ऑन है, जब हमारा ऑलरेडी ऑन है तब हमारी जो लैचिंग करंट होती है, अगर इससे वैल्यू हमारी कम जाए, करंट की वैल्यू इससे नीचे हो जाए, तब जाके हमारा SCR ऑफ होता है, तब हमारी ये कंडीशन यहाँ पर यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पर तो हमारा SCR ही ऑन नहीं हुआ है। SCR ऑन कब होगा, जब हमें 50 मिली एम्पेयर मिलेगी। लेकिन हमने 35 मिली एम्पेयर में गेट पल्स को हटा दिया है। तो यहाँ पर गेट पल्स को हमने हटा दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तुरंत हो जाएगा कि हमारा ये ऑफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर बी, टर्न ऑफ इमीडिएटली एस गेट पल्स रिमूव। गेट पल्स हटाते ही 35 मिली एम्पियर में गेट पल्स हटा दी तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि इसको 50 मिली एम्पियर तो चाहिए था। इसके बाद ये आपका ऑन रहता अगर आप गेट पल्स भी हटाते हो, और जब तक वैल्यू 20 मिली एम्पियर रहती तब तक का ये ऑन ही रहता, इसके बाद ये आपका बंद होता। तो ये केस की बारी तो आई नहीं, होल्डिंग करंट की बारी तो यहाँ आई नहीं। यहाँ लैचिंग करंट के तक का ही खेल खत्म हो गया, क्योंकि लैचिंग करंट की वैल्यू यहाँ पर आपकी 35 मिली एम्पियर तक ही पहुँची, जबकि 50 मिली एम्पियर में ये लैच करता, मतलब ये ऑन होता उस टाइम पर। ठीक है, गेट पल्स हटाने के बाद भी। तो यहाँ पर गेट पल्स हटाते ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब टर्न ऑन कंडीशन में आप सिंपल से देखिए, टर्न ऑन कंडीशन में जो आपकी करंट थ्रू एनोड है वो आपकी ज़्यादा होनी चाहिए किसके, आपकी लैचिंग करंट से। ठीक है, जब तक आपके गेट पल्स प्रेजेंट है। ये इसमें आपका कॉन्सेप्ट रहता है कि आपकी जो मिनिमम आपकी जो विड्थ डिज़ाइन करने का काम आता है, पल्स विड्थ डिज़ाइन करने के हमारा कॉन्सेप्ट काम आता है SCR में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया है हमारा इन 3 पल्स फुल कन्वर्टर। एक हमारा 3 पल्स का फुल कन्वर्टर है जिसमें 6 पल्सेज है, मतलब M की वैल्यू जो नंबर ऑफ पल्सेज है इसकी वैल्यू 6 है। तो पूछा है आपकी द फंडामेंटल रिपल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल रिपल फ्रीक्वेंसी बतानी है आपकी आउटपुट DC वोल्टेज की फॉर अ सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी FS की वैल्यू यहाँ पर 50 हर्ट्ज है, तो हमें यहाँ पर फंडामेंटल रिपल फ्रीक्वेंसी बतानी है आपकी DC की कितनी होगी। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर देखना है पल्स नंबर क्या है। देखिए पल्स नंबर P की वैल्यू या M की वैल्यू कितनी है, वो 6 है। ठीक है, मतलब आपके एक साइकिल के आउटपुट में जो DC वेव फॉर्म है ये कितने रिपल करती है, हम उसको बोलते हैं आपके पल्सेस। तो यहाँ पर ये एक बार मतलब एक आपके साइकिल में 6 बार आपका ये ऊपर नीचे हो गया, उसको हम बोलते हैं रिपल। तो यहाँ पर 6 पल्सेस आएगी। तो 3 फेस फुल ब्रिज की बात करें तो यहाँ पर 3 फेस फुल ब्रिज का बता भी देता हूँ। डायग्राम तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसका, अगर आप बनाना हो तो मुझे बताना, मैं इसको आपको वरना ग्रुप में भेज दूंगा। 3 फेस जो हमारा फुल ब्रिज है, 3 फेस फुल ब्रिज, एक मिनट ये क्या हुआ, ये 3 फेस फुल ब्रिज में हमारा क्या होता है, हमारे इसमें 6 थायरिस्टर लगे रहते हैं। हमारे पास 6 थायरिस्टर यहाँ पर लगे होते हैं। ठीक है, जो आपका एक साइकिल में 6 अलग अलग कंडक्शन इंटरवल में यूज़ होते हैं। इसके कारण जो हमारी पल्स की वैल्यू आती है वो आती है यहाँ पर M=6 या P=6 भी कहते हैं कितनी बार। तो यहाँ पर रिपल फ्रीक्वेंसी F(R) या F(रिपल) RAPPLE, तो ये कितना होता है, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, विच इज़ इक्वल टू M टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी FS। बस ये फॉर्मूला यहाँ पर आप याद कर लीजिए, इससे आपका क्वेश्चन आपके बहुत बार है, SSC JEE में तो बहुत ही बार है इसके क्वेश्चन। तो यहाँ पर M की वैल्यू क्या है 6, और आपके टोटल नंबर आपके सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50। तो 3 पंचे आपका 6 पंचे 30, तो ये हो जाएगा 300, आ जाएगा आंसर आपका 300 हर्ट्ज, आंसर नंबर C। ठीक है, तो इसका 300 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। सिंपल से देखना है, आपने रिपल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो रिपल फ्रीक्वेंसी में आपने नंबर ऑफ पल्सेस यानी P की वैल्यू या M की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है आपका किससे, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा इन क्लास A रेजोनेट कम्यूटेशन, इसको आप सेल्फ कम्यूटेशन या लोड कम्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको लोड भी बोलते हैं, लोड कम्यूटेशन। द कम्यूटेशन कंपोनेंट यूज इन
ये किस में यूज़ होता है आपका। सबसे पहला दिया है आपका LC सीरीज रेजोनेंट सर्किट, ऑक्सिलरी SCR ओनली, एक्सटर्नल AC सोर्स, या आपका डीकपल्ड इंडक्टर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पहले से थायरिस्टर यूज़ होते हैं उस सर्किट में SCR को ऑफ करने के लिए हमें एक स्पेशल हमें मतलब एक एक्स्ट्रा या फिर स्पेशल हमें कम्यूटेशन सर्किट चाहिए रहता है। कम्यूटेशन सर्किट क्या करता है, ये आपके SCR को ऑफ कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो पहले से SCR चलते आ रहे थे, हमें उसमें कम्यूटेशन सर्किट की नीड होती थी। उसमें हम क्लास A, क्लास B, क्लास C इस टाइप से हम लोग कम्यूटेशन पढ़ते हैं, क्लास D तक का, ठीक है। तो जो क्लास A है इसको हम लोग लोड कम्यूटेशन या रेजोनेट कम्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा SCR होता है, SCR की करंट जहाँ पर जब जीरो होती है हम उसी टाइम पर हम इसको गेट पल्स से ऑफ करते हैं ताकि ये हमारा ऑफ हो जाए, ठीक है। तो मतलब क्लास A कम्यूटेशन के SCR के साथ हम लोग आपके एक अनडैम्ड सिस्टम, यानी कौन सा सिस्टम, अंडर डैम्ड सिस्टम मतलब LC कंपोनेंट लगाएंगे, ठीक है। हम LC रेजोनेंट आपको सर्किट लगाते हैं, आप खुद समझ सकते हैं, यहाँ पर लिखा है रेजोनेट कंडीशन। तो रेजोनेट के लिए क्या चाहिए हमें, L और C जो आपका यहाँ पर से रेजोनेट करें, उसके लिए हम लोग अंडर डैम्ड LC सर्किट लगाते हैं यहाँ पर आपके सीरीज या पैरेलल में लोड के साथ, ठीक है। ये आपका LC सर्किट जो करता है ये ऑक्सीडेट करता है और आपके ऑक्सीडेट करने के साथ एक पॉइंट पर आके जहाँ पर करंट की वैल्यू नेचुरली जीरो होती है, मतलब एक करंट यहाँ पर पॉइंट की वैल्यू आपके जीरो क्रॉसिंग के पास होती है, तो इस टाइम पर ये आपकी रिवर्स डायरेक्शन में चले जाता है, जिसके कारण यहाँ पर SCR बिना एक्सटर्नल किसी हेल्प के आपको ऑफ हो जाता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर सेल्फ कम्यूटेशन या फिर क्या बोलते हैं आपको लोड कम्यूटेशन, लोड खुद ही अपने आप को यहाँ पर क्या कर दे, अपने आप को यहाँ पर आपको बंद कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर हम LC एलिमेंट का यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको सिंपल से लिखूँ तो हमारा जो आपका SCR था, कन्वेंशनल SCR को हम लोग ऑफ कराने के लिए, ठीक है, ऑफ अगर कराना है तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम लोग एक कम्यूटेशन सर्किट का यूज़ करते हैं। कम्यूटेशन सर्किट का हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर हमसे पूछा है क्लास A कम्यूटेशन को क्या कहते हैं, लोड कम्यूटेशन या फिर रेजोनेट कम्यूटेशन, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, नाम से समझ जाएंगे, रेजोनेट कम्यूटेशन या फिर सेल्फ कम्यूटेशन जो अपने आप को खुद ही आपको ऑफ कर दे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लोड के सीरीज या फिर पैरेलल पर हम लोग LC कंपोनेंट लगाते हैं। LC कंपोनेंट हम लोग आपके लोड के सीरीज या पैरेलल दोनों जगह लगा सकते हैं, सीरीज या पैरेलल में, ताकि आपका यहाँ पर ऑक्सीडेट होकर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आपका करंट आपके नेचुरली जीरो से नीचे चला जाए, उस टाइम पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ये आपको बिना एक्सटर्नल के आपके सप्लाई के यहाँ पर ऑफ कर देगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताओगे यहाँ पर ω0 = 1/√LC, ठीक है। ये हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। और जो कॉन्सेप्ट है ये आपके पुराने SCR पे बेस्ड होता है, ठीक है। पुराने SCR हो या चॉपर हो, इन्वर्टर हो, ये आपके इसी में यूज़ होता है। ये पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन अब एग्जाम में है तो मैंने बता दिया, लेकिन नए में आपने पढ़ा होगा IGBT और MOSFET। तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम लोग गेट से यहाँ पर टर्न ऑफ करते हैं, ठीक है। GTO नहीं पढ़ा आपने, GTO गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, वो यहाँ पर यूज़ होता है आजकल, गेट सिग्नल के थ्रू ही हम लोग ऑफ कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, लेकिन ये पुराने वाले की बात कर रहा था, क्लास A की बात। क्लास A को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेट कम्यूटेशन। तो यहाँ पर आपका L और C, अगर मैं दिखाऊंगा आपका L और C हमारा इस टाइप से ये सीरीज में भी लगा होगा, अब ये लोड के साथ सीरीज में लगा होगा या फिर आपके ये लोड के साथ ये पैरेलल में लगा होगा ऐसे, ठीक है। हम दोनों तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर A। आगे देखते हैं, ये हमारा ट्रायक, ठीक है। ट्रायक कैन बी ट्रिगर्ड इन हाउ मैनी ऑपरेटिंग मोड्स, ठीक है। हमारा ट्रायक कितने मोड पे यहाँ पर आपका कितने मोड में हमारा यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए आपका ट्रायक क्या होता है, एक हमारा ट्रायक होता है आपका बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर, ठीक है। मतलब ये आपका दोनों डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव में आपका करंट को कंडक्ट करा सकता है। जो आपका नॉर्मल आपका SCR एक डायरेक्शन में करता है, लेकिन ये आपका दो डायरेक्शन में करता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास दो आपके SCR एंटी पैरेलल में लगे रहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें आपके देखेंगे तो आप में दो मेन टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, और एक हमारा ट्रिगर, एक हमारा गेट टर्मिनल होता है। इसके हम लोग इसके थ्रू हम लोग चार कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं। तो ये हमारा चारों आपके उसमें काम करता है, चारों कोऑर्डिनेट में हमारा काम करता है। तो आंसर तो हो जाएगा आंसर नंबर C, चार कोऑर्डिनेट में। अगर मैं इसको दिखाऊं तो देखिए इस टाइप से हमारा बनता है ये और ये MT1 मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2, और ये क्या है आपका, इधर ही मानते हैं ये आपका गेट टर्मिनल है, ठीक है। तो ये आपका जो ट्रायक होता है ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल। थायरिस्टर मतलब ये दोनों डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों में आपका यूज़ होगा। इसमें दो आपके मेन टर्मिनल ये MT1 और MT2 होते हैं। इसके अलावा हमारा एक गेट टर्मिनल होता है, ठीक है। इससे हमारे चार कॉम्बिनेशन बनते हैं। देखिए कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो देखिए, जब हमारा आपका
MT2 जब हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, ये अगर हमारा जब पॉजिटिव है, ठीक है, MT2 यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, प्लस जो हमारा इसके साथ आ जाएगा हमारा गेट, MT2 प्लस गेट, ठीक है, ये जब हमारा गेट भी पॉजिटिव है, मतलब ये आपका जब ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो हमारा ऐसे कंडक्ट करेगा इस ओर से, ठीक है। सेकेंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जब आपका MT2 पॉजिटिव है, पहले सेकेंड की बात करते हैं, जब MT2 हमारा पॉजिटिव है और जब यहाँ पर MT2 हमारा पॉजिटिव है और गेट नेगेटिव है, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये होगा। देन क्या होगा हमारा अगला हो जाएगा आपका MT2 जो आपका मेन टर्मिनल 2 है, ये आपका नेगेटिव है और आपका गेट भी नेगेटिव है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, MT2 आपका यहाँ पर पॉजिटिव है और आपका गेट भी क्या है, आपका गेट भी यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, ठीक है, या फिर आपको MT1 भी लिख सकते हो अगर मैंने MT2 के हिसाब से दिखा रखा है। तो अगर आप देखेंगे तो आपका ये सभी 4 कोऑर्डिनेट पे वर्क करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो सिंपल से आप एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट दिखाऊं तो ईजिली आप इससे समझिए। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मैंने 4 कोऑर्डिनेट बना रखा है, तो ये हमारा चारों कोऑर्डिनेट में काम करेगा। तो हमारा Q1 कोऑर्डिनेट 1 है, एक मिनट, ये हमारा कोऑर्डिनेट 1 है, ये कोऑर्डिनेट 2, ये कोऑर्डिनेट 3 और ये कोऑर्डिनेट 4। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका MT2 अगर यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर गेट भी पॉजिटिव है तो आपका पहले कोऑर्डिनेट में काम करेगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में कम करेगा काम जब आपका MT2 मेन टर्मिनल 2 आपका पॉजिटिव है और आपका गेट नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में कम करेगा जब आपके दोनों नेगेटिव हो, मतलब MT2 आपका नेगेटिव हो और आपका गेट भी यहाँ पर नेगेटिव हो। फोर्थ में कब काम करेगा जब आपका MT2 नेगेटिव हो और आपका गेट भी आपका गेट पॉजिटिव हो, मतलब इस डायरेक्शन में आपका गेट पॉजिटिव है, ठीक है, ये वाले में। यहाँ पर आपके दोनों में गेट पॉजिटिव है, उसमें MT1 पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, देन इस दोनों में गेट नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये आपका दोनों आपके यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ पर से क्या है, ये आपकी गेट वोल्टेज आ जाएगी ऐसे, और ये आपका MT2 और MT2 आपके कैथोड वोल्टेज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका चारों कोऑर्डिनेट में काम करेगा। बाकी आपने देखा होगा ट्राइक का यूज़ हम लोग AC पावर कंट्रोल में करते हैं, जैसे आपके पंखे वगैरह में जो यूज़ करते हैं हम इसी का यूज़ करते हैं जो स्पीड कंट्रोल करने के। या फिर आपने देखा होगा कि आजकल वो एलेक्सा के थ्रू जो हम लाइट कंट्रोल कर रहे हैं ना, उसमें लाइट को कम ज़्यादा करना, डिम मीम करना, तो वो भी यहाँ पर ये यूज़ होता है आपका, ठीक है। ये आपका पूरी AC साइकिल में यूज़ होता है, मतलब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ में आपका काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होंगे आपके दो, ये देखिए हमारे यहाँ पर 2 SCR लगे रहते हैं एंटी पैरेलल में, एक ऊपर और एक नीचे वाला, एक कम यहाँ को एक कम यहाँ को, तो 2 SCR हमारे एंटी पैरेलल में लगे रहते हैं, इसलिए आपका ये आपका चारों कोऑर्डिनेट में काम करता है, ठीक है। अगला देखते हैं, यह है आपका व्हाट इज द इनपुट पावर फैक्टर, IPF की वैल्यू बतानी है ऑफ अ सिंगल फेज फुल कंट्रोल्ड कन्वर्टर अप्लाइंग हाईली इंडक्टिव लोड विथ फायरिंग एंगल अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पर विथ फायरिंग एंगल अल्फा है, ठीक है। अज्यूमिंग डिस्टॉर्शन फैक्टर की वैल्यू दी है आपका 2√2 अपॉन पाई, 2√2 अपॉन पाई आपको पता है 0.9 होता है, फिर भी चलो दिया है, इस 2√2 के फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए क्या दिया है आपका, सिंगल फेस फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर दिया है, हाईली इंडक्टिव लोड है, फायरिंग एंगल अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है। तो देखिए अगर आप पावर फैक्टर देखेंगे तो पावर फैक्टर हमारे किसका प्रोडक्ट होता है, पावर फैक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टॉर्शन फैक्टर G इंटू डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, ठीक है। इसी हमारा फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर का। अगर आपने पढ़ा होगा पावर फैक्टर इज इक्वल टू, अगर इसको सिंपल लिखूँ तो G टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा, ये भी हम लोग लिख सकते हैं सिंपल वे में। तो G क्या है, G है आपका यहाँ पर डिस्टॉर्शन फैक्टर। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डिस्टॉर्शन फैक्टर, ठीक है। G की वैल्यू है यहाँ पर डिस्टॉर्शन फैक्टर और आपका डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होता है, कॉस अल्फा। अब देखिए डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या होता है, देखिए डिस्टॉर्शन फैक्टर हमें बताता है कि इनपुट करंट में कितने हमारे प्योर आपके साइन वेव है, मतलब कितना यहाँ पर आपके इनपुट करंट आपके साइन वेव से मिलती है और कितना यहाँ पर कम है। तो देखिए आपका हाईली इंडक्टिव लोड के केस में मैंने बताया भी रखा था, अगर आपका हाईली इंडक्टिव लोड है तो आपकी किस टाइप की वेव फॉर्म आती है, कि स्क्वायर वेव फॉर्म आती है। तो हाईली इंडक्टिव लोड की बात करेंगे तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है G की, वो होती है आपकी 2√2 अपॉन पाई विच इज़ इक्वल टू 0.9, ठीक है, ये मैंने बताया भी था आपको। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी 0.9। तो G की वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ पर क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, अगला डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है कि हमारी इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट की जो आपके फंडामेंटल कंपोनेंट ना, उनके बीच में फेज एंगल का कोसाइन क्या है, ठीक है। मतलब अगर माना इनपुट करंट क्या लिखे, इनपुट करंट को आई लिख देता हूँ, इनपुट करंट और आपके आउटपुट करंट आई आउट के बीच के एंगल के, इनका जो बीच का एंगल का कोसाइन है,
ठीक है, माना कॉस, इनके बीच का एंगल मानिए अल्फा, तो उन दोनों का एंगल ये होता है कॉस अल्फा, तो यहाँ पर आता है कॉस अल्फा। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि आपका डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है इनपुट वोल्टेज और आपके इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज वी इन ना, इनपुट करंट आई इन, वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का कोसाइन को हम लोग यहाँ पर लेते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फुली कंट्रोल में आपको डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है उसका फायरिंग एंगल के बराबर ही होता है। ठीक है, जो आपको फुली कंट्रोल की बात कर रहा है, फुली कंट्रोल में जो आपका डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर वो आपका अल्फा यानी फायरिंग एंगल के बराबर ही होता है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी कॉस अल्फा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉस होता है और उसके बीच का एंगल अल्फा है। तो यहाँ पर से देखिए आपका पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, पावर फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 0.9 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा। तो आंसर अच्छा क्या है, 0.9 को हम लिख सकते हैं 2√2 अपॉन पाई कॉस अल्फा, तो 2√2 अपॉन पाई कॉस अल्फा आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो बस आपने यहाँ पर यही याद करना है। इसको सिंपल वे में यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूँ कि जो आपने इनपुट का पावर फैक्टर देखना है उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है आपका डिस्टॉर्शन फैक्टर। एक मिनट, सब दोनों डी हो जाएंगे ना, लिखना पड़ेगा पूरा। चलो तो इसको लिख देते हैं, ये होता है आपका डिस्टॉर्शन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट फैक्टर से। ठीक है, डिस्टॉर्शन फैक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट फैक्टर हमारा आता है इनपुट पावर फैक्टर। डिस्टॉर्शन फैक्टर की वैल्यू क्या आती है हमारी 2√2 अपॉन पाई, और आपकी फुल वेव की बात कर रहा हूँ इस टाइम में ये होता है आपका कॉस अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा इज एंगल बिटवीन इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ये आपका मिल क्या है इनपुट का पावर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी। आगे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन दिया है इन अ बक बूस्ट कन्वर्टर। अब देखिए अब हमारे पास बक बूस्ट आ गया है, बक बूस्ट कन्वर्टर ऑपरेटिंग इन कंटिन्यूस कंडक्शन मोड, कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में ऑपरेट हो रहा है। ड्यूटी साइकिल इज 0.5, द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, वी नॉट आउटपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज वी एस, ट्वाइस टू द सप्लाई वोल्टेज 2 वी एस, या फिर आपका हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज विच इज़ 1/2 वी एस और 0। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था, मैंने आपको बक बताया था और बूस्ट बताया था, लेकिन यहाँ पर हमारा आया बक बूस्ट। तो देखिए मैं इसका ही पहले डायग्राम दिखाऊंगा आपको किस हिसाब से हम लोग इसको आपको यहाँ पर डिपिक्ट करते हैं और इसकी वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, तो देखिए इसी पेज में यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको इसका डायग्राम। तो देखिए ये आपका बक बूस्ट है, मतलब ये आपका इसमें आपके बक के भी गुण होंगे और आपका बूस्ट के भी गुण होंगे, मतलब स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों काम करेगा। जब आपकी जो ड्यूटी साइकिल है उसकी वैल्यू लेस देन 0.5 होगी, मतलब 0.5 से कम की वैल्यू के लिए ये आपका एज अ बक कन्वर्टर काम करेगा। वहीं अब जब आपकी ड्यूटी साइकिल की वैल्यू यानी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 होगी तब आपका स्टेप अप यानी बूस्ट की जैसे काम करेगा। ठीक है, तो इसका जो आपका सर्किट डायग्राम होता है वो होता है कुछ, एक मिनट इसको ऑन करते हैं। देखिए जो हमारा इसका डायग्राम होता है, यहाँ पर सबसे पहले हमारी सप्लाई वोल्टेज लगी है विच इज़ DC कॉल VS। यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है स्विच। ठीक है, जो आपका यहाँ पर किस में था, आपका बक में सबसे पहले स्विच लगा था। देन यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम पैरेलल में क्या लगाते हैं, इसके पैरेलल पे हम लगाते हैं इंडक्टर। ये हमारा इंडक्टर आता है। देन देखिए डायोड हमारा उल्टे डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में कनेक्ट रहता है स्विच के। ठीक है, देन यहाँ पर हमारा आएगा लोड। ठीक है, LOAD, ये हमारे यहाँ पर लोड लगा रहता है। ये इस स्टेप से हमारा ये डायग्राम कंप्लीट होता है आपका बक बूस्ट आपके कन्वर्टर का। तो ये आपका स्विच या चॉपर बोल सकते हैं आप इसको। ये हमें सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ पर हमारा इंडक्टर है और ये आपका डायोड लगाता है इस डायरेक्शन पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो हमारी आउटपुट वोल्टेज होती है ये इनपुट से पोलैरिटी में उल्टी होती है, मतलब आपका ये आपके नेगेटिव में होती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब सबसे पहले अगर आप स्विच क्लोज है तो स्विच क्लोज के टाइम में आपका यहाँ पर ऐसे हमारा इंडक्टर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा स्विच क्लोज है तो हमारा इंडक्टर चार्ज हो जाएगा, और जब हमारा स्विच ओपन है तो इंडक्टर अपने थ्रू यहाँ पर से एनर्जी को छोड़ता है ऐसे। तो हमारे इस ओर से आपका एनर्जी छोड़ेगा, इस ओर से ऐसे लोड के थ्रू यहाँ से होते हुए आपका कंप्लीट कराएगा पाथ। ठीक है, जब आपका ऑन है तब यहाँ से इस साइड से हमारे पार्ट 1 में आपका फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारी आउटपुट वोल्टेज आती है V0, उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। V0 यहाँ पर होती है हमारी अल्फा अपॉन 1 - अल्फा टाइम्स ऑफ VS। ठीक है, या इस केस में D लिखा है तो ड्यूटी साइकिल के हिसाब से लिखेंगे, तो V0 इज इक्वल टू D अपॉन 1 - D इंटू VS।
ठीक है। तो मैं यहाँ पर बार बार अल्फा लिख रहा हूँ, तो मुझे अल्फा से ही आपको याद है, तो मैं बार बार यहाँ पर अल्फा लिख रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपके यहाँ पर पोलैरिटी अपोजिट होती है आपके फॉर्मूले में, तो मतलब वी नॉट की जो वैल्यू है आउटपुट वोल्टेज की, वो क्या होगी, वी नॉट इज इक्वल टू अल्फा या फिर डी अपॉन 1 माइनस डी इंटू वी एस। ठीक है। तो यहाँ पर हमें डी की वैल्यू दी है, तो हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं और यहाँ पर आंसर निकालते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें, एक मिनट, तो यहाँ पर से हमारी जो डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू हमारी 0.5, तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, डी अपॉन 1 माइनस डी इंटू वी एस। तो यहाँ से डी की वैल्यू है आपकी 0.5 और ये आ जाएगा 1 माइनस डी की वैल्यू 0.5 इंटू वी एस। तो ये आ जाएगा 0.5, 1 में से 0.5 कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 टाइम्स ऑफ वी एस। तो ये क्या आ जाएगा कट के, ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या है, वी नॉट की वैल्यू यहाँ पर वी एस के बराबर ही आ गई। मतलब जो डी की वैल्यू जब आपकी 0.5 हो, मतलब ड्यूटी साइकिल जब 0.5 हो, तो उस टाइम पर जो हमारा यहाँ पर मैग्नीट्यूड होता है आउटपुट का, वो इनपुट के बराबर ही होता है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज वी एस। बस ये फॉर्मूला यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा इसका, ये। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है आपका, इन अ 3 फेज 6 पल्स, हमारा 3 फेज 6 पल्स का ब्रिज इन्वर्टर है, फीड्स अ बैलेंस 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड इन 180 डिग्री कंडक्शन मोड। ठीक है, 180 डिग्री कंडक्शन मोड पर है। हमें आरएमएस फेज वोल्टेज बतानी है, आपकी आरएमएस फेज वोल्टेज बतानी है अक्रॉस ईच लोड रजिस्टर। ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो अगर आपने यहाँ पर देखा होगा, हमारा 3 फेज 6 पल्स में हमारे यहाँ पर हमारे 6 डायोड लगे रहते हैं और हमारे 6 थायरिस्टर या फिर स्विच का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। हम लोग इसका यूज़ करके यहाँ पर जो हमारे आउटपुट लेते हैं वो आपका स्टार में कनेक्ट है, जिसमें आपके पर फेज दिया है, मतलब आपका स्टार में कनेक्ट है और आपका 180 डिग्री ये आपका कंडक्ट कर रहा है। ठीक है। तो अगर मैं इसका जनरल आपको फॉर्मूला वगैरह बताऊँ, वैसे इसमें तो यूज़ नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका फेज़ वोल्टेज का फॉर्मूला आता है, विच इज़ फेज़ वोल्टेज का मतलब कोई भी 2 फेज़ आर और वाई फेज़, इन दोनों के फेज़ का वोल्टेज जो होता है वो होता है समीशन एन इज इक्वल टू 6k प्लस माइनस 1। ठीक है, 6k प्लस माइनस 1 टू इन्फिनिटी, ये होता है आपका 4vs अपॉन एन पाई इंटू साइन एन पाई बाई 3 इंटू साइन एन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। ठीक है, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री यहाँ पर ये आता है। तो ये हमारे इसका आपका लाइन टू लाइन का फॉर्मूला होता है। वहीं अगर आप पर फेज़ का देखेंगे, माना पर फेज़ वीपी लिखा है, पर फेज़ के लिए या कोई आर फेज़ के लेते हैं, तो वो क्या होगा, समीशन एन इज इक्वल टू 6k प्लस माइनस 1, ये सेम रहेगा इन्फाइनाइट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2vs अपॉन एन पाई साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होता है, साइन ओमेगा टी आपका पर फेज़ का फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, देखिए अगर मैं इसको यहाँ दिखाऊँ अगले पेज में, तो यहाँ पर अगर आप पावर का फॉर्मूला देखेंगे, अगर पावर क्या लिखेंगे हम, पर फेज़ के हिसाब से लिखेंगे हम लोग 3 टाइम्स ऑफ फेज़ वोल्टेज, PH1 लिखता हूँ, फेज़ वोल्टेज इंटू यहाँ पर करंट इंटू कॉस फाई 1। ठीक है, ये आपका फेज़ में आ गया। फेज़ के लिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपके लाइन के लिए √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप एन टाइम आपके एन नंबर के उसमें देखेंगे, पी अब ये तो फंडामेंटल के लिए होगी, आपका एन हार्मोनिक के लिए पावर क्या आ जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ वी फेज़ इंटू एन, आई फेज़ इंटू एन, एन आपका नंबर ऑफ हार्मोनिक है, और ये हो जाएगा कॉस फाई एन, एनथ हार्मोनिक के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारी पावर क्या हो जाएगी, पावर हम देखेंगे तो पावर हो जाएगी 3, आप देखेंगे आई फेज स्क्वायर इंटू आर। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है, हमें पूछा है यहाँ पर वोल्टेज बतानी है। देखिए वोल्टेज के लिए हम लोग करेंगे क्या, वोल्टेज के लिए आप इजीली देख सकते हैं, आपका पर फेज वोल्टेज क्या हो जाएगी, पर फेज वोल्टेज हमारी होती है √2 इंटू VS अपॉन यहाँ पर आ जाएगा एन पाई। ठीक है, ये आपका पर फेज के लिए आ गया, और आपका एक फेज में आपके 3 स्विच ऑन होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप से। तो यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ हार्मोनिक। अगर हमें यहाँ पर कौन सा बताना है, हमें यहाँ पर बताना है आपका इसमें आपके लोड में कितनी आपकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आपको एक बार में यहाँ पर 3 हमारे स्विच भी ऑन होते हैं। तो देखिए इसको अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊँ एक मिनट, तो 180 डिग्री कंडक्शन का मतलब क्या हुआ, हमारा जो स्विच ऑन होगा वो आपका 180 डिग्री के उसमें ऑन होगा। अगर मैं इसकी पहले आपको यहाँ पर वेव फॉर्म मैंने नहीं बनाया ना, अगर मैं यहाँ पर वेव फॉर्म भी दिखाऊँ आपको, एक मिनट इधर पर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी स्टेप वेव फॉर्म आती है, इस टाइप से अगर मैं दिखाऊंगा, इससे बनाते हैं।
तो यहाँ पर से अगर मैं पर फेस की यहाँ पर अगर वोल्टेज दिखाऊँ, देखिए वो किस टाइप से आएगी। मिनट, किस टाइप वेवफॉर्म आती है। ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू है, ये हमारी इस टाइप वेवफॉर्म की वैल्यू आई है। ठीक है, ये यहाँ पर तो देखिए ये जो हमारी वैल्यू है, ये हमारी वी एस सप्लाई वोल्टेज बाई 3 होती है। ये आपकी होती है 2 टाइम्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज बाई 3, जहाँ पर डीसी वोल्टेज होती है। और ये क्या हो जाएगी, ये हो गया अब आपकी सप्लाई वोल्टेज बाई 3। तो एक आपके साइकिल में ये 0 to 180 मतलब पाई की वैल्यू ये है, तब इतनी आ रही है। इसी के बाद हमारी सेम आपकी ये आएगी आपकी नेगेटिव साइकिल, मतलब एक ऐसे, देन ये, और ये आपका यहाँ पर 2 पाई आएगा। ठीक है, तो ये हमारी साइकिल होती है आपकी पर फेज़ की। तो यहाँ पर मैंने इसकी वेवफॉर्म भी आपको दिखाई किस टाइप से आती है। तो इसमें हमारा होता क्या है, इसमें हमारे 3 स्विचें आपके एक बार में कंडक्ट करते हैं। 3 स्विच एक बार में कंडक्ट करने का मतलब, अगर हमारा एक ऊपर वाला एक अपर ग्रुप का हो रहा है तो नीचे के 2 लोअर ग्रुप के ऑपरेट होंगे, या एक लोअर ग्रुप का हो रहा है तो 2 अपर ग्रुप के ऑपरेट होंगे। इसकी वजह से जो हमारी फेज वोल्टेज आती है वो हमारी एक स्टेप वेवफॉर्म बनती है, जिसकी वैल्यू आपकी Vs/3 से आपका प्लस Vs/3 माइनस Vs/3। देखिए ये जितना पॉजिटिव में है उतना ही आपका नेगेटिव में भी है। ठीक है, मतलब Vs/3 आपका पॉजिटिव में भी है, वही आपका नेगेटिव में भी होगा यहाँ पर। और आपको 2 Vs/3 पॉजिटिव में है, उतना 2 Vs/3 यहाँ नेगेटिव में होगा। इसलिए आपकी एक स्क्वायर वेव बनती है। ठीक है, आपका स्टेप वेव फॉर्म को हम लोग आपका कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर टाइम वेटेड RMS का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, जिसके अगर हम यहाँ पर मैं वैल्यू दिखाऊँ आपको सिंपल, तो वी फेज अगर हम यहाँ RMS की बात करें जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2 इंटू ये Vs को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Vs आपका सप्लाई वोल्टेज है, वो है आपके DC वोल्टेज। ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगी, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा √2/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आती है √2/3, विच इज़ देखिए यहाँ 3 से ये ऊपर वाला 3 हट जाता है क्योंकि 3 फेज की बात कर रहा है, तो हमारा 3 ये आएगा, यहाँ पर आपका √2/3 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू हमारा 0.471 VDC। तो यहाँ पर हमारी पर फेज की वैल्यू इतनी आती है 0.471 VDC। अच्छा, इसी टर्म में दिए तो √2/3, ये अब याद भी कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारी जो फेज वोल्टेज की वैल्यू आती है वो आती है √2/3 इंटू Vs सप्लाई वोल्टेज या DC वोल्टेज। 3 फेज इन्वर्टर जो हमारा यूज़ होता है, ये जनरली आपको इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जहाँ पर आपका वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव होती है, वहाँ हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमें दिया है आपका मॉसफेट के लिए ऊपर क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या दिया है हमें दिया है आपका पावर मॉसफेट आर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ठीक हो गया, दैट पोजेसेस आ की थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉल्ड। क्या है आपकी की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पावर मॉसफेट की, वो जो आपका वोल्टेज आपका ये आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, जो आपका थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये पूछ रहा है कि ऑप्शन ए दिया है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, बिल्कुल पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ही होता है टू प्रिवेंट थर्मल रन अवे। आपका 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं। हाई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर स्टोरेज नहीं, ये भी नहीं होता। देखिए यहाँ पर मैं इसको सिंपल समझाता हूँ। आप देखिए हमारा क्या होता है, हमारा देखिए जो आपका यहाँ पर मॉसफेट होता है, हमारा मॉसफेट में हम लोग PTC डिवाइस का यूज़ करते हैं। मतलब इसको मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए हमारा जो मॉसफेट होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये हमारे किस टाइप से होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हमारा डिवाइस होता है। मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब एज टेम्परेचर इंक्रीजेस R इज ऑल्सो इंक्रीजेस, विच इज resistance value in MOSFET increases, which is drain to source resistance at on condition increases. So that's why it is called a positive temperature coefficient. As temperature increases, resistance also increases. ठीक है, लेकिन हमारे इस केस में देखेंगे, अगर आप कहाँ पर देखेंगे, अगर हम BJT की बात करें ना, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करें, ये किस टाइप का होता है, ये होता है आपका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट NTC, मीन्स एज टेम्परेचर इंक्रीजेस R मस्ट बी डिक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर R की वैल्यू घट जाती है। R की वैल्यू कम होने से क्या होगा, R की वैल्यू कम हुई मतलब करंट की वैल्यू इनक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपका करंट का अपोज करता है प्रतिरोध, तो R की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी, तो करंट की वैल्यू इनक्रीज हो जाती है। तो करंट की वैल्यू इनक्रीज होने से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है आपका थर्मल रन अवे, इसको आप सेकेंडरी ब्रेकडाउन बोलते हैं, थर्मल रन अवे। तो देखिए यहाँ पर आपके BJT में ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस है। टेम्परेचर बढ़ने पर इसका प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध के घटने से करंट बढ़ती है, करंट के बढ़ने से यहाँ पर थर्मल
रन अवे आपका इसमें होता है। लेकिन आपका मॉसफेट क्या होता है, वहीं वेयरएस हमारा जो मॉसफेट है, मॉसफेट हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस है। मॉसफेट इज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस विच इज़ पीटीसी। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से हमारी प्रतिरोध की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाती है, ठीक है, सॉरी, प्रतिरोध की वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाती है। पॉजिटिव टेम्परेचर में प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर करंट की वैल्यू को आपका लिमिट करता है, करंट की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके मॉसफेट में कोई भी आपका थर्मल रन अवे नहीं होता है। तो थर्मल वाला रन अवे यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए हम लोग पैरेलल ऑपरेशन में भी मॉसफेट को हम लोग ईजिली यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो ब्रांच यहाँ पर गर्म होती है, मतलब जिसका आपकी आर की वैल्यू बढ़ जाती है ना, उसमें आपसे करंट, उस पर करंट हट के दूसरे ब्रांच में फ्लो हो जाती है, इसलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मॉसफेट का कौन सा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इट इज़ अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट दैट प्रिवेंट्स द थर्मल रन अवे। तो आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा लगा दिया था, आंसर नंबर ए, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है जिसके कारण आपका प्रिवेंट करता है थर्मल रन अवे को। अगला देखते हैं, अगला हमें दिया है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एडिंग अ फ्री व्हीलिंग डायोड अक्रॉस एन इंडक्टिव लोड इन कंट्रोल रेक्टिफायर। हमारे यहाँ पर पर्पस क्या होता है, जब हम यहाँ पर आपका फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज़ करें आपका कहाँ पर, आपका इंडक्टिव लोड के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है टू इंक्रीज द लोड करंट रिपल, सेकेंड दिया टू प्रिवेंट लोड वोल्टेज गोइंग नेगेटिव एंड इम्प्रूव द लोड पावर फैक्टर, ये बिल्कुल ठीक है। अगला दिया है टू रिड्यूस लोड करंट, और फोर्थ दिया है टू इनेबल इन्वर्जन ऑपरेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको एक क्वेश्चन में भी थोड़ी देर पहले बताया भी था इसके बारे में, फ्री व्हीलिंग डायोड का शायद सेकंड क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे जब इंडक्टिव लोड होता है, मतलब इंडक्टिव लोड का मतलब क्या है, इंडक्टिव लोड, इंडक्टेंस नहीं है, इंडक्टिव लोड मतलब क्या है, आर और एल लगा है, ठीक है, आर एल लोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हमारे इसमें आर एल लोड होता है तो इसमें क्या होता है, हमारी करंट तुरंत चेंज नहीं होती, ठीक है। जब हमारे सोर्स की वैल्यू नेगेटिव होती है तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे लोड के इंडक्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होती है, तो ये क्या करता है, इंडक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज़ करना चाहता है आपके नेगेटिव डायरेक्शन पर, ठीक है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में ये आपका रिलीज़ करना चाहता है एनर्जी को। तो आपका यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू जो आपकी इसकी स्टोर्ड एनर्जी है थायरिस्टर पर, ये हम उसके वापस से चले जाती है, जिससे आपकी आउटपुट वोल्टेज आपका नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। इसका हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमारा आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव ना हो, ठीक है। जैसे मतलब आपका ये जो आपकी सप्लाई वोल्टेज आ रही है ये, तो इसके सिर्फ माना इस एंगल के बाद ही आपका इसने कंडक्ट करा और यहाँ पर से यहाँ पर कर दे, इसके बाद ये नेगेटिव वाले साइकिल में ना जाए, इसलिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो फ्री व्हीलिंग डायोड लगाने से हमारा क्या होता है, जब भी हमारे सोर्स की वोल्टेज नेगेटिव होती है तो ये हमारा डायोड किसके बनाता है, ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाता है। फॉरवर्ड बायस होने से आपका जो लोड करंट है वो खुद से आपके जो इसके लोकल लूप है वहाँ पर सर्कुलेट हो जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोड से थायरिस्टर आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके कारण जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो ये इसका हमारा फ़ायदा होता है, और इसके साथ साथ ये हमारा लोड का पावर फैक्टर को इंप्रूव कर देता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगी तो हमारा लोड का पावर फैक्टर भी यहाँ पर इंप्रूव होगा, मतलब सेव इसकी बेटर हो जाएगी करंट की वेवफॉर्म। तो आंसर तो हो जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है। जो आपका फ्री व्हीलिंग डायोड है वो आपका प्रैक्टिकली आपके हर आपके कंट्रोल रेक्टिफायर पे आपका यूज़ होता है, ठीक है। जहाँ पर भी अगर मोटर वगैरह हो वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड का, क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज़ नहीं करेंगे तो उसकी इफिशियंसी उस जगह पर बेकार हो जाएगी, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमें दिया है आज सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर। देखिए एसी वोल्टेज कंट्रोलर का वैसे सिलेबस गेट में नहीं है, और वैसे सीआईएल में भी सीआईएल वालों ने भी इस बार गेट का ये आपका सिलेबस छाप रखा है, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया, पता क्या दे दे, तो लिया है आपका सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर यूजिंग 2 एंटी पैरेलल एससीआर, ठीक है, सप्लाइड आर लोड फ्रॉम 230 वोल्ट सप्लाई फॉर फायरिंग एंगल अल्फा इज इक्वल टू 90। तो आरएमएस वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर एसी वोल्टेज कंट्रोलर है, मतलब वो कंट्रोलर जो आपका एसी वोल्टेज को कंट्रोल करे। इसमें हमारे 2 एससीआर लगे रहते हैं एंटी पैरेलल पर, वो दिया भी इसने 2 एससीआर हमारे एंटी पैरेलल में लगे हैं, ये ठीक है, 2 एससीआर एंटी पैरेलल में लगे हैं, और आपकी अल्फा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री ट्रिगर हो रहे हैं आपके 90 डिग्री पर। तो देखिए अगर मैं इसकी वेवफॉर्म दिखाऊँ ना तो आप इससे ईजिली समझ जाएंगे ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर वेवफॉर्म है, मैं इसको पहले इसकी एक बार जनरल वेवफॉर्म दिखाता हूँ। ये क्या हो रहा है, अच्छा एरो बन रहे हैं, ठीक है, ये मैंने इसकी वेवफॉर्म दिखाई आपको एक साइकिल में, ठीक है, ये हमारी इसकी वेवफॉर्म होगी एक साइकिल में। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये आपका ट्रिगर हो रहा है एट एंगल ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री कहाँ पर आएगा, इधर पर, और ये 90 डिग्री कहाँ आएगा, इधर पर, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर कंडक्ट कहाँ पर कर रहा है, इट ओनली कंडक्ट आफ्टर अल्फा। देखिए अल्फा की वैल्यू यहाँ पर है आपकी,
ये अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री ये है और अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री ये है। तो ये आपका कंडक्ट कहाँ पर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो ये जीरो आ रहा है, ये देखिए ये आपकी जीरो आई, देन अल्फ़ा की वैल्यू 90, तो यहाँ पर ये यहाँ से कंडक्ट करना स्टार्ट करा और ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ तक का, ठीक है। देन इसके बाद दोबारा जीरो, नेगेटिव साइकिल में भी कहाँ, जब अल्फ़ा की वैल्यू 90 है तो अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री आई ये, इसके बाद ये इस तरह से कंडक्ट करेगा ये, देन वापस फिर यही, फिर जब आगे 90 डिग्री आएगा तब ये आपका कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये 0 टू ये आपका पाई है, ये पाई टू 180, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आपका 90 डिग्री में कंडक्ट कर रहा है। मतलब एसी वोल्टेज आपका कंट्रोलर में आपके दो SCR लग रहे थे एंटी पैरेलल में, मतलब एक अगर SCR इस टाइप से लगाए, ठीक है, तो यहाँ पर एंटी पैरेलल के लिए हम लोग एक SCR ऐसे लगाते हैं आपका AC वोल्टेज कंट्रोलर में ये। देन यहाँ पर से हम सप्लाई देते हैं और ये हमारा यहाँ पर लोड लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पर R लोड की बात करिए तो ये हमारा R लोड लगा है, ठीक है। ये T1 और T2 दो थ्रिस्टर हैं, T1 और T2। इसका मतलब ये है कि हमारी जो 0 टू पाई के बीच में जो आउटपुट है ये आपका 0 से, देखिए 0 टू अल्फ़ा, यहाँ पर आउटपुट जो हमारा क्या रहेगा, 0 टू अल्फ़ा हमारा आउटपुट है यहाँ पर 0, ठीक है। आपके यहाँ पर आउटपुट की वैल्यू क्या है 0। कंडक्ट कहाँ से कहाँ कर रहा है, ये सिर्फ कंडक्ट कर रहा है आपका अल्फ़ा टू आपका 180, अल्फ़ा टू पाई विच इज़ 90 टू 180 डिग्री। और सिमिलर केस आपका ये नेगेटिव साइकिल में भी कर रहा है क्योंकि आपका सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो देखिए अगर आपका ये सिमेट्रिकल है तो इसके लिए आपको सिंपल ट्रिक भी होती है, लेकिन मैं आपको पहले एक बार दिखाता हूँ इसको कैसे करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 90 आए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब हम इसको आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला निकालते हैं आपका सिंगल फेस AC वोल्टेज सोर्स का, जब R लोड के मतलब रेजिस्टेंस लोड के साथ कनेक्ट हो तो आउटपुट RMS की वैल्यू जो आती है, आउटपुट RMS की वैल्यू जो आती है वो आती है आपकी सप्लाई वोल्टेज अंडर रूट आएगा आपका 1/पाई, कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है आपका पाई माइनस अल्फ़ा में आपका कंडक्ट कर रहा है, प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है साइन 2 अल्फ़ा बाई 2, ये हमारे इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। बस ये फॉर्मूला है यहाँ पर, ये आप याद कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमें सप्लाई वोल्टेज है VS, सप्लाई वोल्टेज है आपकी 230, अल्फ़ा की वैल्यू 90 है। देखिए VS, तो VS हमारी क्या है आपकी 230 वोल्ट, अल्फ़ा की वैल्यू है 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब क्या हो गया हमारा पाई बाई 2। तो यहाँ पर देखिए पहला जो पार्ट है ये क्या है पाई माइनस अल्फ़ा, देखिए ये वाला पार्ट है पाई माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पर देखूंगा पाई माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2 180 माइनस 90 विच इक्वल टू 90 दैट इज़ पाई बाई 2। तो पाई माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दी। अब देखिए साइन 2 अल्फ़ा बाई 2, ये तो बहुत सिंपल है, साइन 2 अल्फ़ा बाई 2 इसको आप वैसे निकाल देंगे, साइन 2 अल्फ़ा निकालेंगे तो 2 अल्फ़ा के निकालते हैं पहले हम, 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2 इंटू 90, 90 इंटू 2 180, और साइन 180 की वैल्यू तो आपको पता होगी, साइन 180 होता है हमारा 0 डिग्री, साइन 180 होता है हमारा 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारा फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर से देखिए इसकी टर्म, ये वाली की टर्म की वैल्यू इधर लिखता हूँ आपको, ये साइन 2 अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई 0, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला इस केस में क्या बना, देखिए यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला बना V0 का वो बना आपका VS अंडर रूट 1/पाई, ये था ना अंडर रूट 1/पाई, और यहाँ पर क्या आएगा पाई, यहाँ पर वैल्यू क्या आई थी, ये थी आपके पाई बाई 2, ठीक है, ये पाई बाई 2, तो यहाँ से पाई से पाई भी कट गया, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपकी VS बाई रूट 2। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, V0 इज इक्वल टू VS बाई रूट 2। ये आपका फॉर्मूला कब, जब आपके अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री हो, जब भी आपका क्वेश्चन आपका दिखे अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो आपने सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है, आपने जो आपके सप्लाई वोल्टेज है उसको आपने रूट 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है इसमें, तो क्या आ जाएगी, सप्लाई वोल्टेज है आपकी 230, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा किससे, रूट 2 से, 230 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 1/1.414, 230 डिवाइडेड बाई 1.414। तो ये सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा 162.63 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आएगा 162.63, 162.6 आंसर नंबर बी, बिल्कुल ठीक आंसर है। देखिए ये मैंने इसका डायग्राम दिखा रखा है, और ये आपका जनरल फॉर्मूला है आपका किसी भी आपके अल्फ़ा के लिए, ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, किसी भी अल्फ़ा के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर अगर आपने अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है, ये अल्फ़ा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो उस केस में हमारा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा सिंपल से ये
वी नॉट इज इक्वल टू वी एस बाई टू, सप्लाई वोल्टेज बाई √2। उसके से हमने ईजिली यहाँ पर आंसर निकाला ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करके। अगला देखते हैं। अगला दिया है हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम कैरेक्टरिस्टिक, जो आपका SCR के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, उससे आपका क्वेश्चन आया है। वो दिया आपका रिवर्स रिकवरी टाइम, जिसको आप TRR बोलते हैं, ऑफ अ पावर डायोड। पावर डायोड का जो TRR है इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन टू द डायोड करंट टू ड्रॉप टू जीरो एंड देन रिवर्स अंटिल द रिकवर्स टू। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पर मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे अगर आपको याद होगा तो। ये देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, आप खुद बताइएगा। यहाँ पर देखिए, ये हमारी एनोड करंट ये जीरो हुई, देन ये आती है स्टेप से, ये हमारा इस स्टेप से हमारी वेव फॉर्म बनती है। तो अगर आपको याद होगा तो आप बताइएगा यहाँ पर क्या 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 होता है। मैं इसको तब तक मेंशन करता हूँ, ठीक है। बताइए कोई कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये वाले इतने टर्म को हम बोलते हैं आपका TA। टाइम को हम लोग डिवाइड करते हैं, ये TA, ये आपका TB, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर तक का, और ये क्या है, ये है आपकी मैक्सिमम रिवर्स करंट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे IRM। बाकी ये दोनों का समीकरण होता है आपका TRR, रिवर्स टाइम। ये जो TB की वैल्यू ना, ये आपको 25% तक आ जाती है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, अब आपको सिंपल समझाते हैं। हमारा जब आपका कंडक्टर जब आपका SCR कंडक्टिंग प्लेस में होता है, जब आपका मतलब डायोड कंडक्ट कर रहा है और हम उसको सडनली रिवर्स वाइस में करें, तो उसके अंदर हमारे जो है करंट पहले फॉरवर्ड वाइस में है और हम उसको तुरंत रिवर्स वाइस में करें, तो इसके लिए क्या होता है, हमारा डायोड तुरंत ऑफ नहीं होता। हमने माना पहले करंट यहाँ जा रही है, देन हमने SCR में करंट यहाँ कर दी, मतलब रिवर्स वाइस कर दिया, तो क्या हुआ, इसके डाइपोल तो यहाँ की ओर को लगे, मतलब इसके जो माइनॉरिटी चार्ज करियर हैं और आपके मेजॉरिटी चार्ज करियर है वो ऐसे हैं, देन हम इसको तुरंत यहाँ को मूव नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है, इनकी जब हम डायोड यहाँ पर तुरंत ऑफ नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं वो हमारे होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं आपके रिवर्स रिकवरी टाइम में। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं, ठीक है, वो आपके तुरंत यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह प्लेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, करंट पहले आपका कहाँ जाएगा, देखिए ये करंट जो आपके ब्लू से दिखा रखा है, ये करंट है, ये आपका कम होते होते यहाँ पर आपका जीरो टाइम में आएगा, यहाँ पर जहाँ पर वैल्यू आपका जीरो क्रॉसिंग है इसके पास आएगा। देखिए जीरो क्रॉसिंग के पास पर आपका फिर ये आपका रिवर्स डायरेक्शन मतलब उल्टी डायरेक्शन में जाएगा यहाँ की ओर को, ठीक है। जीरो क्रॉसिंग के बाद ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, कहाँ तक का, आपके ये पीक तक का जाएगा, रिवर्स पीक करंट तक का, ये रिवर्स पीक करंट विच इज़ IRM जो है दिखा रखा है यहाँ पर IRM, रिवर्स पीक करंट, IR रिवर्स करंट, और ये M मतलब मैक्सिमम या पीक करंट, यहाँ तक का जाएगा। जब ये यहाँ तक का पहुँचेगा तब जाके इसके अंदर के जो आपके स्टोर चार्ज हैं ये आपके क्लियर हो जाते हैं, और इसके बाद ये क्या करेगा, इसके बाद ये वापस से ऊपर जीरो क्रॉसिंग के पास जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक TA और TB। जो TA वाला पार्ट है, ये करंट आपका जब जीरो हुआ, ये करंट जीरो होने से आपका ये मैक्सिमम तक का वाला पार्ट है, TA होता है। और जो TB होता है, जो आपका TB टाइम और B दिखा रखा है, ये क्या होता है, ये आपका होता है जब आपका IRM जो आपका मैक्सिमम रिवर्स है, इसके बाद से वापस जाए 25% तक का, ठीक है। ये यहाँ पर वापस जाए जीरो क्रॉसिंग के 25% तक का, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर हम इसको देखेंगे तो ये कहता है कि आपका जब आपका डायोड की रिकवरी तब मानी जाती है जब आपका यहाँ पर जो आपका रिवर्स करंट की वैल्यू IRM, ये जो IRM जो मैक्सिमम रिवर्स करंट है, इससे आपका गिर के 25% हो जाए, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं आपका रिवर्स टाइम रिकवरी ऑफ SCR या डायोड। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर B, 25% ऑफ मैक्सिमम रिवर्स करंट IRM, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा भी जैसे डायग्राम के थ्रू। तो जो जहाँ पर आपका TRR क्या था, आपका TA प्लस TB, ठीक है, और आपका TA क्या था, आपका जीरो से लेकर आपका मैक्सिमम नेगेटिव जाने तक का, और आपका TB क्या था, आपका वो टाइम जो आपका मैक्सिमम नेगेटिव से लेकर वापस 25% गिर जाए उसके, ठीक है, आपके जीरो के 25% के पास आ जाए, वो हमारा होता है आपका रिवर्स रिकवरी टाइमिंग। देखिए ये आपका हाई स्विचिंग एप्लीकेशन में काम आता है, क्योंकि हम इससे आपको डिफाइन करते हैं आपके स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। जैसे आपका स्विच मोड पावर सप्लाई वहाँ पर काम आता है, इन्वर्टर वगैरह में ये आपका क्रिटिकल रोल आपका अदा करता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, अगला हमें दिया है आपका NIGBT, इंटीग्रेटेड आइसोलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, कंबाइंस द एडवांटेज ऑफ विच टू सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो देखिए IGBT हमने कब बनाई, IGBT जब हमने बनाई, जब हमने आपके MOSFET और BJT इन दोनों को हमने यहाँ पर मिक्स करा, ठीक है। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर B या C में से कोई एक होगा, क्योंकि आंसर में यहाँ पर MOSFET भी दिया है और आपका BJT भी दिया है। तो देखिए हमारा IGBT होता है आपका, सब लिख देते हैं इसके बारे में, एक मिनट। IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर
ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा इंसुलेटेड गेट होता है, ठीक है। आप इससे देखेंगे तो ये क्या है आपका इंसुलेटेड, चलो पढ़ लिख देते हैं, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर जो हमारा इंसुलेटेड गेट है, ये वाला जो हमने टर्म लिया है, ये किसके जैसे यूज़ करता है, एज अ मॉसफेट, क्योंकि मॉसफेट में क्या होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर इंसुलेटेड गेट के थ्रू। और यहाँ पर जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर किसके जैसा होता है, ये आपका बीजेटी के जैसा होता है, जहाँ पर हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से ये मॉसफेट से मिलता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इंसुलेटेड गेट का स्ट्रक्चर होता है, मतलब गेट को ड्रिवन करने के लिए हमें बहुत कम करंट की वैल्यू होती है, क्योंकि आपका क्या होगा, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, मॉसफेट क्या है आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, इसलिए हमें गेट को ड्रिवन करने के लिए आपको कम यहाँ पर पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसलिए इसका इनपुट इम्पीडेंस हमारा हाई होता है। तो क्या लिखूँगा आपका, इनपुट इम्पीडेंस हाई, इनपुट इम्पीडेंस हमारा इसका हाई होता है। मॉसफेट का पता भी होगा आपको, मॉसफेट का इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। जबकि आपका जो बीजेटी से हमारा आउटपुट मिलता है, तो बीजेटी क्या होता है आपका, बीजेटी की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जैसे आपके ऑन स्टेट में वोल्टेज ड्रॉप होता है, मतलब इसमें कंडक्शन लॉस होते हैं आपके मॉसफेट की तुलना में, ठीक है, जिसका आप लोग स्पेशली यहाँ पर हाई वोल्टेज रेटिंग के काम आता है, ठीक है। इसमें आपके क्या होते हैं, आपके यहाँ पर इसमें लॉसेस कम होते हैं, कंडक्शन लॉसेस यहाँ पर हमारे कम होंगे इसमें, कंडक्शन लॉसेस एज कम्पेयर टू आपके किसके, मॉसफेट के। तो हम लोग यहाँ पर आपके इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर में आपके मॉसफेट और बीजेटी दोनों के कॉम्बिनेशन फीचर होते हैं। मॉसफेट का यूज़ कहाँ पर करते हैं हम लोग, यहाँ पर इंसुलेटेड गेट प्रोवाइड करने के लिए, जिसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, जिसके कारण यहाँ पर आपका हाई इनपुट इम्पीडेंस से आपका वोल्टेज कंट्रोल सोर्स है, इसलिए हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, जिसके कारण कम वोल्टेज कम करंट पर भी आपका ड्राइव हो जाता है। जबकि आउटपुट यहाँ पर हम बीजेटी से लेते हैं, क्योंकि इसका लो कंडक्शन लॉसेज होते हैं, इसमें कंडक्शन के थ्रू जो लॉस होते हैं वो यहाँ पर कम होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा इसका, नहीं करंट कंट्रोल नहीं होता है, ये आपका वोल्टेज कंट्रोल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। आपका हाई इनपुट इम्पीडेंस और बीजेटी में आपका लो आपका कंडक्शन लॉसेज होते हैं, ठीक है। जो आपका मॉडर्न IGBT है, इसका हम लोग यूज़ कहाँ पर करते हैं, आपने देखा होगा आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स हो गया या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, और आजकल EV ड्राइव्स में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका IGBT, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, साइक्लो कन्वर्टर के ऊपर है। दिया है आपका, आ साइक्लो कन्वर्टर इज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर दैट डायरेक्टली कन्वर्ट। साइक्लो कन्वर्टर क्या डायरेक्टली कन्वर्ट करता है, फिक्स्ड DC टू वेरिएबल DC, फिक्स्ड AC टू वेरिएबल AC इन अ सिंगल स्टेज, फिक्स AC टू DC वोल्टेज या DC वोल्टेज टू वेरिएबल AC फ्रीक्वेंसी वोल्टेज। तो देखिए हमारा साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, देखिए साइक्लो कन्वर्टर हमारे एक स्पेशल टाइप का कन्वर्टर होता है, जो आपका AC को डायरेक्टली, मतलब AC पावर को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है आपके दूसरी AC पावर में, मतलब एक AC पावर से हम दूसरी AC पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं आपका साइक्लो कन्वर्टर के थ्रू। देखिए मतलब आपका पावर ऑफ AC है ना, P ऑफ AC 1 है, हम यहाँ पर किसका, साइक्लो कन्वर्टर का यूज़ करके, साइक्लो कन्वर्टर का यूज़ करके हम लोग दूसरी पावर की AC में पहुँच सकते हैं, ठीक है। जस्ट वन कन्वर्टर विच इज़ साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, हम लोग आपका यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों को चेंज कर सकते हैं। इन साइक्लो कन्वर्टर वी कैन चेंज फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज, हम यहाँ पर दोनों चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने पहले देखा होगा, अगर आपको थोड़ा नॉलेज होगा इसके बारे में, तो हमारे जो नॉर्मल जो हमारा कन्वर्टर होते हैं वो क्या करता था, पहले AC से हम पहले DC में कन्वर्ट करते थे, देन DC से वापस AC में कन्वर्ट करते थे। जैसा हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में होता है ना, VFD में, वो ये प्रोसेस होती है, पहले AC से DC में कन्वर्ट करेंगे, फिर DC से आपको फिर AC में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो स्टेज में हमारी पावर कन्वर्ट होती है, पहले AC टू DC, देन DC टू AC। लेकिन हमारे साइक्लो कन्वर्टर ने क्या करा, साइक्लो कन्वर्टर ने बीच के लिंक की हटा दी, इसने AC टू डायरेक्टली AC कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जो हमारे पास जो DC था इसको उसने बाईपास कर दिया, मतलब दो स्टेज की जगह यहाँ पर सिंगल स्टेज में यूज़ हो गया, मतलब इसमें जो इंटरमीडिएट और DC आपकी स्टेज है वो स्किप हो जाएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो आपका SCR का यूज़ करते हैं वो इस टाइप से सिलेक्ट करते हैं, ताकि जो हमारी जो AC वेवफॉर्म आएगी, आउटपुट वेवफॉर्म, उसकी फ्रीक्वेंसी इनपुट से कम होती है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1/3 या आपका कितना लिखेंगे 0.3 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है, जिससे क्या होता है इसकी इफिशियंसी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये इसका मेन यूज़ होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर DC नहीं, आंसर नंबर B। ये आपको क्या करेगा, फिक्स फ्रीक्वेंसी AC को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC में आपका कन्वर्ट करेगा, सिंगल स्टेज, एक ही स्टेज पर हमारा आपका यहाँ फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी, इसको आपका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है।
तो ये इसके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे क्वेश्चन रहे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल में आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। बाकी हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी होगी मेजरमेंट के ऊपर, ठीक है।